अब हम आते हैं सीधा स्लाइड पे कि हमने पढ़ना क्या टॉपिक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। मेरे ख्याल से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हाँ, ये काकुरी कांड हो गया था आपका। ठीक है, मैं ध्यान रखना जो जो घटनाएं मैंने बताती हैं बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये बात समझना कि जो मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ उत्तराखंड के इतिहास से बाहर, चाहे वो सत्याग्रह रहा हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा, चाहे डांडी मार्च रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड हो या फिर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो। मैं बता रहा हूँ हम 40 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हम यहाँ पे कम से कम 50 नंबर कवर कर रहे हैं। बाकी चीजों को भी कवर कर रहे हैं हम, कई चीजें यहाँ से हमारी बाकी भी कवर है। केवल ये मत समझना कि यहाँ पे केवल इतिहास हो रहा है। ठीक है, हम मेरे ख्याल से यहाँ पे है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन पे थे हम। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या था, आवाज किसकी है? हेलो, अगस्त प्रस्ताव अलग था एक्चुअली। देखो ऐसा होता है ना, अगस्त क्रांति आपकी जो अगस्त प्रस्ताव था वो अगस्त प्रस्ताव था आपका, जो इंडिया को फ्रीडम देनी थी, उस इंडिया को फ्रीडम देने के उद्देश्य से कुछ विचार लाए गए थे, वो लाए गए थे। अगस्त आपका एक अगस्त प्रस्ताव आपका 1928 में आता है, 1928 में आता है, जिसको मोतीलाल नेहरू लाता है। ठीक है, एक आपका फिर अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1942 के आसपास आता है, 1940 में, सॉरी 1940 में आता है। 1940 में ब्रिटेन जो है आपका क्या करता है, भारत को जो होता है कि हम औपनिवेशिक साम्राज्य की बात करते हैं, और उस औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत हम आपको क्या करेंगे, शासन में जो है कुछ क्या देंगे, कुछ जगह देंगे, यानी आपके आदमी को अंदर करवाएंगे। यानी कुल मिला के जैसे हम स्वराज की बात कर रहे थे ना, कि हम कह रहे थे कि हमें होम रूल लीग चलाना है। होम रूल लीग के तहत जो है हम क्या करेंगे, पहले जो है अंग्रेजों के प्रशासन में घुसेंगे, और प्रशासन के घुसने के बाद जो अंग्रेजों को कमजोर करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो है मत तो दे तो दिया, लेकिन इसमें भी कई आपके क्या थे, आपके वो थे बीच में जो है कई कड़े कड़े नियम थे, जिसकी वजह से हम लोगों को इसको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। लॉर्ड लिल लिथिगोस टाइप जो है आपके क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे या वायसराय हुआ करते थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, जो ब्रिटेन ने भारत को खुश करने के उद्देश्य से लाया था, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आया। औपनिवेशिक स्वराज की बात जो हम कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने बताया ना कि अगर हम यहाँ पे झुक जाते उनको देख के तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता था। ठीक है, 1928 का भी है एक प्रस्ताव, एक 1940 का भी है। ठीक है, और अगस्त क्रांति तो आपकी इससे रिलेटेड हुई। मैंने बताया ना कि जब हम इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे तब हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन मैंने 3 लाइनों में खत्म कर दिया है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो 1946 तक चला था, और उस मूवमेंट के थ्रू जो है आपके अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे। पहली बार था कि गांधी जी का आंदोलन उग्र हो गया, और उग्र होने के बाद जो है इसमें कई तरह की घटनाएं हुई। ठीक है, तो उस सेक्शन को आप खुद देखिए किताब में कि क्रिप्स मिशन क्या था, अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त क्रांति क्या थी। अगस्त क्रांति तो फिर यही थी, बाकी जो चीजें। ठीक है, तो पहले मैं भारत छोड़ो आंदोलन पे आ रहा हूँ। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगस्त के महीने में स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखना है, देखो पहली जो डेट लिखी है मैंने कल भी बताया था आपको, 8 अगस्त, और एक है दूसरी 9 अगस्त। ये दोनों डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को सबसे पहले जो है बॉम्बे में जो है ये क्या करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का। और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है ये अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा देंगे। करो या मरो का नारा देंगे, ये 8 तारीख की बात है। अब अंग्रेजों को जब लगा कि भाई ये आंदोलन जो है आपका जो है बड़ा हो सकता है, क्योंकि गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम हो चुके थे उस दौर में, तो गांधी जी को रोकने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या करा, ऑपरेशन जीरो आर चलाया। ऑपरेशन जीरो आर जब चला तो उसके तहत रात को 10 बजे, 8 अगस्त रात को 12 बजे इन्होंने क्या कर दिया, या 9 तारीख से पहले रात को जो टाइम होता है 12 बजे, ऑपरेशन जीरो आर के तहत सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे जिनसे इनको लगता था कि ये नुकसान कर सकते हैं। और उसी क्रम में हमारा एक और नेता गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम था यहाँ से सरदार, क्या नाम है इसका, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, जिसको हम हिमालय पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत की भी गिरफ्तारी हो गई। अब जब गोविंद वल्लभ पंत की गिरफ्तारी हो गई, उसके एक दिन के बाद जो है आपका 9 तारीख को जो है किसकी गिरफ्तारी होगी, बद्रीदत्त पांडे की भी गिरफ्तारी होगी। तो अब कुमाऊं के क्षेत्र में जो है क्या होगा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए।
कुमाऊं के क्षेत्र में जब विरोध प्रदर्शन शुरू होगा तो उस भारत विरोध पुत्र। प्रदर्शन में जो है आपके मेरा नाम लिखे हैं लास्ट लाइन में, देख लो मोहन, ये है आपका मोहन मदन मोहन उपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं पहले बता रहा हूँ, बाकियों के नाम ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदन मोहन उपाध्याय का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रांति का जो प्रसार किया था कुमाऊं के क्षेत्र में वो मदन मोहन आपका जो उपाध्याय था उसी के द्वारा किया गया था। ये मदन मोहन अगर उपाध्याय ना होता तो शायद सालम सल्ट और जो आपकी बेघाट वाली जो घटना है वो भी ना होती। ठीक है, तो भूमिगत आंदोलनकारियों की भूमिका निभाते हुए कई लोग जो है आगे आए थे, उनमें मदन मोहन उपाध्याय हो गया, मथुरा दत्त हो गया, तारा दत्त हो गया, ठीक है, भारद्वाज हो गया, ये लोग थे। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका केवल एक ही नाम है जिसका नाम है मदन मोहन उपाध्याय। तो अगस्त छोड़ो जो अगस्त क्रांति थी या भारत छोड़ो आंदोलन था वो महात्मा गांधी का एक मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी का एक वो था। अब देखो 9 अगस्त को हुआ क्या जब नेता गिरफ्तार हो गए, तो 9 अगस्त और 10 अगस्त की मैंने डेट लिखी है, देख लो। यहाँ पे लिखा है कि 9 अगस्त को अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जो भी उत्तराखंड के जिले थे या उत्तराखंड का जो जो पार्ट था, चाहे वो गांव रहा हो चाहे वो शहर रहा हो, वहां पे जो है अंग्रेजों के विरोध में और इन गिरफ्तारियों के विरोध में, भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, क्या अंग्रेजों के विरोध में, ठीक है, अपने जो इनके नेता गिरफ्तार हुए थे उनके उनको छोड़े जाने के लिए या फिर उनके विरोध में भी कह सकते हो, या फिर अंततः जो है हम क्या कर सकते हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो जगह जगह जो है लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने इकट्ठे होकर हड़तालें शुरू कर दी, करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक, ये है 9 तारीख की घटना। अब 10 तारीख को क्या होगा कि गवर्नमेंट जो आपका इंटर कॉलेज है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका काम का अल्मोड़ा का, उस अल्मोड़ा के गवर्नमेंट कॉलेज पे क्या होगा, छात्रों का एक दल आपका क्या कर रहा है, अंग्रेजों का सामना कर रहा है। मतलब ये छात्रों का दल जो है क्या कर रहा था, वही अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिश भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा देते हुए गोविंद बल्लभ पंत के सपोर्ट में, बद्रीदत्त पांडे के सपोर्ट में क्या कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे। और इस जुलूस में जो है आपका एक कमिश्नर आता है जिसका नाम है आगे एक्टन, और इस एक्टन के द्वारा जो है लड़कों पर, जो यंग लड़के थे उन पे जो है लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अब जब लाठीचार्ज होगा इसमें, तो उस लाठीचार्ज में क्या होगा, आपका कई बच्चों के सर फूट जाएंगे और इसी क्रम में जो है कोई लड़का इसके जो है सर पे एक पत्थर मारेगा जिसकी वजह से पूरी तरह से घायल हो जाएगा। तो अल्मोड़ा में क्या होता है आपका, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो छात्र होते हैं उनकी एक मुठभेड़ होती है किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें आपका कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर एक्टन का क्या हो जाता है, सर फट जाता है और ये आंदोलन जो है उग्र हो जाता है। और यहीं से इस आंदोलन को और मूवमेंट मिलती है और वहां से 3 बड़ी बड़ी घटनाएं निकल के आती हैं। पहली घटना दीघाट की है, दूसरी सालम की है और तीसरी सल्ट की है। सारी घटनाएं एग्जाम में पूछी जाती है, पहले बता। ठीक है, अब क्या होगा देखो, देघाट का जो कांड हुआ था, देघाट की जो घटना हुई थी, या देघाट गोली कांड भी कहते हैं इसको, देघाट आपका कांड भी कहते हैं। इस देघाट कांड की घटना होती है 19 अगस्त को 1942। 19 अगस्त 1942 को क्या होगा देखो, एक्चुअली अल्मोड़ा में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है विनोला, ठीक है, या इसको विनोद भी कहते हैं, वर्तमान किताबों में इसको क्या लिखा गया है, विनोद नदी लिखा गया है, लेकिन विनोद नाम के लोकल भाषा में जो कहते हैं हम उसको कहते हैं विनोला नदी। तो विनोला नदी के पास जो है देखो एक ही नाम आ रहा है यहाँ पे, बद्रीदत्त सॉरी मदन मोहन उपाध्याय, जो मैंने पीछे कहा आपका मदन मोहन उपाध्याय आएगा, मदन मोहन उपाध्याय के साथ बद्रीदत्त कांडपाल आएगा, ठीक है, रामदत्त पांडे आएगा, भैरव दत्त जोशी आएगा, ठीक है, ज्वाला दत्त जोशी भी होगा, मैंने कुछ नाम लिखे नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि सारे नाम जो है अब मैं लिखूंगा तो मुझे पता है आप लोग जो है फिर सारे नामों के पीछे पड़ जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। जिन नामों को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, वो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बस, बाकी कोई रखने की याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट होने की। तो बेगाड़ का जो गोलीकांड होता है वो होता है 19 अगस्त 1942। 19 अगस्त 1942 को जो देघाट का कांड हुआ था, इस कांड में होता क्या है कि विनोला जो नदी है आपकी अल्मोड़ा के पास ही है, ये विनोला नदी है, इस विनोला नदी में आपका मदन मोहन उपाध्याय, वही आदमी जिसको मैं पीछे से कह रहा हूँ कि इसको याद रखना है, मदन मोहन उपाध्याय, बद्रीदत्त कांडपाल, ठीक है, रामदत्त पांडे और भैरव दत्त जोशी, ज्वाला दत्त जैसे आंदोलनकारी क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इकट्ठा होना है और हमें एक सभा को क्या करना है, आपका गति प्रदान करनी है, एक सभा को क्या करना है, आपका मोटिवेट करना है आगे के लिए, ठीक है, और सभा को मोटिवेट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। ये खबर लग गई अंग्रेजों को,
ठीक है, आपने देख लिया ऊपर की एक्टर का सर फूट चुका था, ठीक है, वो ऐसे ही परेशान था, क्यों? क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर था। तो एक्टर को ये पता चल गया था कि जब ये मेरे को नहीं छूट रहे हैं, जब ये गवर्नर को नहीं छूट रहे हैं, कुमाऊं कमिश्नर को नहीं छूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कांड बड़ा होगा। और उसी क्रम में उसने जो है जॉनसन को, अपने सेनानायक जॉनसन को वहां पे भेज दिया। ठीक है, ये वहां उस टाइम परगने का जो है मजिस्ट्रेट हुआ करता था, जो आपका रानीखेत वाला परगना है उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट हुआ करता था। तो अब देगाट के क्षेत्र में क्या कर दिया, आपका एक्टन के द्वारा जो है किसको भेज दिया गया, मिस्टर जॉनसन को भेज दिया गया। और मिस्टर जॉनसन को भेजने के बाद इस क्षेत्र में जो है क्या हुआ, इन्होंने चारों तरफ जो है उस बिनौला नदी के पास का क्षेत्र था, यानी देगाट का जो क्षेत्र था उसको घेर लिया। कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये लोग जो है वहां पे क्या कर रहे थे, इन लोगों का उद्देश्य कुछ जो है किसी को मारना था, कोई उद्देश्य नहीं था इनका मारना। ये सारे सारे लोग जो है निहत्थे गए थे वहां पे, जो आंदोलन कर रहे थे। तो इन आंदोलनकारियों को, निहत्थे आंदोलनकारियों को घेर दिया गया चारों तरफ से। समस्या क्या हुई, यहाँ से एक सत्याग्रही था, एक आंदोलनकारी था जिसका नाम था खुशहाल सिंह मनराल। ठीक है, ये खुशहाल सिंह जो मनराल है, जैसे ही जो है आपका उस सभा से बाहर निकला, उस गेट से बाहर निकला, सभा के प्रांगण से बाहर निकला, इसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार किया, तो अंग्रेजों की गिरफ्तारी के बाद जो है लोगों ने जो है देखा इसको कि बेमतलब का इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ना तो ये हिंसा कर रहे थे, ना वो कुछ कर रहे थे। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हो गया, वहां पे झड़प हो गई। और जब झड़प हुई, उन्होंने कहा कि भाई इसको छोड़ो, तो उसी चक्कर में क्या कर दिया, जॉनसन ने गोलियां चलवा दी। अब जॉनसन ने जब गोलियां चलाई, जो आपका मजिस्ट्रेट हुआ करता था रानीखेत का या उस परगने का, उसने जो है क्या कर दिया, गुस्से में आके इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक का नाम था हरिकृष्ण उप्रेती, एक का नाम था हीरामणि बटोला। या कई जगह इसको गडोला पे लिखा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि गडोला या बडोला की आपकी क्या हुई, हत्या हो गई इसमें, ये दोनों शहीद हो गए। उसके साथ साथ आपका बद्रीदत्त कांडपाल ऊपर लिखा है मैंने, बद्रीदत्त कांडपाल बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। रामदत्त पांडे जो ऊपर लिखा है मैंने, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। और कुछ समय के बाद आपका बद्रीदत्त कांडपाल की भी मौत हो जाती है। बद्रीदत्त कांडपाल यहाँ पे नहीं मारा जाता है, काफी समय के बाद जो है मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑन द स्पॉट जो लोग खत्म होते हैं, वो 2 लोग खत्म होते हैं, एक हरिकृष्ण उप्रेती है, एक हीरामणि बटोला है। और एक और होता है जो काफी समय के बाद होता है, इंजर्ड होने के बाद, जिसका नाम है बद्रीदत्त कांडपाल। और इस बद्रीदत्त कांडपाल की अगर मैं बात करूं, अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हो तो परीक्षावाणी में उसमें बद्रीदत्त अलग लिखा है, कांडपाल अलग लिखा है। ये बद्रीदत्त और कांडपाल अलग अलग नहीं थे, ये बद्रीदत्त कांडपाल एक ही व्यक्ति। ठीक है ना, तो देगाट का कांड कैसा हो गया, ये हो गया। देगाट का कांड मैं दोबारा बता रहा हूँ, 19 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, आपका बिनौला नदी के पास देगाट में जो है आपके निहत्थे लोग जो है एक सभा कर रहे थे, जिसमें मदन मोहन उपाध्याय जैसे लोग सम्मिलित थे। और जैसे ही आपका खुशहाल सिंह मनराल को या खुशहाल सिंह मनराल को जो गिरफ्तार किया जाता है उस सभा से, वैसे ही लोगों को जो है क्या होता है, अंग्रेजों के साथ एक झड़प करनी पड़ती है। और उस झड़प में जॉनसन के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं, और आपका हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बटोला की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये 2 नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नाम, हरिकृष्ण उप्रेती, हीरामणि बटोला, बद्रीदत्त कांडपाल, ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहली घटना थी देगाट की ये। अब उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा कहा, नेक्स्ट घटना पे। नेक्स्ट घटना थी आपकी, एक सेकंड, बाकी ये सालम का है आपका। ठीक है, तो देखो सालम आपका फिर अल्मोड़ा के क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, सालम की अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, तो सालम की जो कंडीशन निकल के आती है, वो सालम की कंडीशन ऐसे निकल के आती है कि अल्मोड़ा जो जनपद है, अल्मोड़ा जनपद का जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, उस ईस्टर्न पार्ट में जो है आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम है पनार नदी। क्या नाम है, पनार नदी। और वो पनार नदी क्या करती है, इस सालम को 2 भागों में बांटती है, एक है आपका तल्ला सालम, एक है मल्ला सालम। ठीक है, ये याद मत करना। ठीक है, ये मैं केवल ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अल्मोड़ा जनपद जब हम पढ़ेंगे, तो अल्मोड़ा जनपद में मैं दोबारा बताऊंगा आपको ये चीज, तो आपको केवल ये याद रखना, केवल ज्योग्राफी इसको सुनना है, बस इसको याद मत करना। सालम कहाँ है, अल्मोड़ा के आपका ईस्टर्न पार्ट में, यानी अल्मोड़ा का पूर्वी क्षेत्र है। उस पूर्वी क्षेत्र में आपका एक नदी बहती है जिसका नाम है पनार नदी। और इस पनार नदी को के द्वारा जो है इस सालम को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है तल्ला और एक है मल्ला। तल्ला सालम, मल्ला सालम। तो ये जो तल्ला सालम और मल्ला सालम वाला क्षेत्र है, या सिर्फ सालम वाला ही क्षेत्र है, ये सालम वाला क्षेत्र शुरू से, स्टार्टिंग से ही आपका इंडिपेंडेंस का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था, स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्यों था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम सिंह धोनी।
ये अभी नहीं है, ध्यान रखना, ये मर चुका है, 1930 में ये मर चुका है, लेकिन मैं दोबारा ला रहा हूँ उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को जागरूक करने का जो काम किया था, बहुत इंटीरियर इलाका था, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, बावजूद उसके इन लोगों ने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पे आपका एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है राम सिंह धोनी। ठीक है, ये राम सिंह धोनी जो है आपका बहुत एक इंटेलिजेंट बंदा था। ठीक है, और ये समझ लो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है ये आपका ग्रेजुएट था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ये राम सिंह धोनी जो है कहाँ आता है, आपका बिनौला के क्षेत्र में आता है, यानी सालन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उस सालन के क्षेत्र में जो है क्रांति का प्रसार करता है, यानी यहाँ के लोगों को जागृत करता है, किसके लिए? देश के लिए कुछ करने का। ठीक है, तो राम सिंह धोनी एक ऐसा व्यक्ति है जो सालन के क्षेत्र में क्या कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और लोगों को जागरूक करने के बाद 1930 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, 1930 में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोगों में जो है क्या हुआ, भर चुका था देश के बारे में, भर चुका था देश की स्वतंत्रता के बारे में बातें, भर चुका था। ठीक है, लोगों को जागरूक कर चुका था। अब केवल क्या करनी थी, माचिस जलाने वाली बात थी और लोगों को आगे करना था। और ये आगे काम किया एक बंदे ने जिसका नाम था राम सिंह आजाद। ठीक है, तो राम सिंह धोनी की मौत के बाद 1930 में जो नेक्स्ट लोग आते हैं उनमें राम सिंह आजाद, बहुत सारे नाम लिखे हैं मैंने। ठीक है, प्रताप बोरा लिखा है, शेर सिंह लिखा है, लक्ष्मण सिंह का लिखा है, रेवाधर पांडे लिखा है। कोई जरूरत नहीं है याद करने की, जो नाम मैंने हाईलाइट किए हैं ज्यादा उनको ज्यादा फोकस करोगे तो ध्यान रखना। राम सिंह धोनी के बाद जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसका नाम है राम सिंह आजाद। केवल देखो वो चेंज हो रहा है, बस उपाधि चेंज हो रही है, ये सरनेम चेंज हो रहा है। तो राम सिंह आजाद आएगा और ये राम सिंह आजाद क्या करेगा, इस क्षेत्र में बहुत काम, लोगों को जागृत करेगा। और इसी क्रम में मैंने बता दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में एक घटना अब होगी आगे, जो सालम की घटना मैंने नीचे लिखी है। तो ऊपर क्या था आपका बेसिक एक जनरल इंट्रोडक्शन था, कहाँ का, सालम का, कि सालम में कौन कौन से लोग हैं जो आगे आ रहे थे। ठीक है, तो अब सालम की जो क्रांति होगी, जन क्रांति होगी, वो होगी 25 अगस्त 1942 को। 25 अगस्त 1942 को फिर वही मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया कि पनार नदी का आपका जो अल्मोड़ा जनपद का पूर्वी क्षेत्र है, कहा आपका तल्ला और मल्ला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सालम में जो है आपकी एक गुप्त बैठक हो रही थी, या ये समझ लो कि एक जो है सभा हो रही थी। सभा किस चीज से रिलेटेड हो रही थी? सभा इसी चीज से रिलेटेड हो रही थी कि इससे पहले जो है कहाँ पे हो गया आपका देघाट में एक कांड हो गया, उस देघाट कांड पर चर्चा कर रहे थे ये लोग। साथ साथ में देघाट कांड पर चर्चा के बाद की परिस्थितियों के ऊपर विचार कर रहे थे ये लोग कि हमें अब किस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, इसको किस तरह से गति प्रदान करें। तो ये लोग भी निहत्थे थे यहाँ पे, और ये लोग जब निहत्थे खड़े थे तो यहाँ पे भी आपका फिर क्या होगा, जॉनसन आएगा। जॉनसन इनको घेरेगा और यहाँ पे फिर जो है एक क्या करेगा, आपका लाठीचार्ज करवा देगा। और इस लाठीचार्ज में नरसिंह थानक और टीका सिंह कनियाल नामक बंदे शहीद हो जाएंगे, यानी दो लोग और मारे गए। दो लोग पीछे मारे गए थे, एक उसमें बाद में मारा जाता है। ठीक है, और एक आपका कौन मारा गया, यहाँ पे नरसिंह थानक और टीका सिंह कनियाल मारा गया। यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से डेट पूछी जाती है कि सालम की जनक्रांति किस डेट में हुई थी। ठीक है, या इससे पहले जो आपका देगाट का कांड हुआ था वो किस डेट में हुआ था। और ये पूछा जाता है, ये नाम पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वतंत्रता सेनानी था जो सालम की क्रांति में मारा गया, या ये लिख लेगा नरसिंह थानक किस क्रांति में मारा गया, किस कांड में मारा गया। डायरेक्ट आपके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, ये सालम जो है, यह इसी सालम में जो है धामदेव का टीला, यानी एक तप्पड़ जिसको हम कहते हैं, तप्पड़ था ना, उसी तप्पड़ यानी एक मैदान था बहुत बड़ा, उसी मैदान में ये लोग इकट्ठे हो रखे थे। धामदेव का टीला भी कहते हैं इसको, धामदेव का टप्पड़ भी कहते हैं सालम में। वहां पे इकट्ठे हुए थे सारे, और इनको जो है जॉनसन के द्वारा घेर दिया जाता है, और जॉनसन के द्वारा पूरी तरह से गोलीबारी कर दी जाती है, जिसकी वजह से नरसिंह थानक और टीका सिंह कनियाल मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको बड़ी जरूर लग रही होगी, लेकिन कांड बहुत छोटा कांड है, उस हिसाब से देखा जाए केवल 2 लाइनों में खत्म हो रहा है कि याद क्या रखना है आपको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं कह रहा हूँ कि सालम की जन क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, बताना कि 25 अगस्त 1942 को 1942 को यहाँ पर जो है निहत्थे जो लोग थे वो धामदेव के टीले पे क्या कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे, और इस सभा को घेरने का काम किया किसने, आपका जॉनसन। और जॉनसन ने आपको गोलीबारी की, या आपकी लाठीचार्ज किया, और उसके बाद जो नरसिंह थानक और टीका सिंह कनियाल की मौत। ये जो क्रांति है आपकी, जो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, सर्ट की क्रांति, ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी जाने वाली सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। मतलब इस सर्ट की क्रांति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्ट घटना भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये एक ऐसी घटना है जिसकी महात्मा गांधी ने खुद प्रशंसा की थी। महात्मा गांधी ने इसको जो है खुद अब नाम दिया था कि हाँ भाई ये क्रांति, ये क्रांति।
तो अब आते हैं फिर सर्ट के क्षेत्र में। देखो जो सर्ट का क्षेत्र है आपका, ये आपका सर्ट का क्षेत्र फिर अल्मोड़ा का एक पार्ट है, और इस सर्ट क्षेत्र में एक गांव था जिसका नाम था कुमाड़ गांव। ठीक है, सर्ट की क्रांति, एक्चुअली सर्ट एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे लगातार कांग्रेस की बैठकें होती थी, पहले से ही बड़ा फेमस क्षेत्र हुआ करता था। तो इसी में सर्ट में एक गांव था जिसका नाम था कुमाड़ गांव, और इस कुमाड़ गांव में जो है फिर मैंने बता दिया कि एक चर्चा हो रही, लोगों की एक बैठक हो रही थी, और इस बैठक में निहत्थे क्रांतिकारी जो है क्या कर रहे थे, आपका आराम से जो है आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। इस आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। पीछे दो कांड जो हुए, देघाट और सालम की जो घटनाएं हुई थी, उन पे विचार कर रहे थे। ठीक है, उनको सांत्वना देने का प्रदान काम कर रहे थे, उनको जो है उनके लिए जो है, उनको जो है, लोगों को जो है, ये समझ लो कि उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए आपका कारण क्या कर रहे थे, एक बैठक कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे जिसमें हजारों लोग साफ सम्मिलित थे। यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे भी आपका जॉनसन आता है, और ये जॉनसन जो होता है, बताया जाता है कि इस जॉनसन को वहां पर कोई बंदा होता है गांव का, लगभग 6 फीट ऊंचा, और वो उसको जो है कॉलर के बल जो है पकड़ लेता है ऊपर गुस्से में, और 6 फीट ऊपर जो है उठा लेता है उसको। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग जो है इसको वार करने की सोचते हैं, तो ये इसको फेंक देता है जॉनसन को, और जॉनसन जो है 7-8 लोगों के साथ गिर पड़ता है, और यहाँ से जॉनसन पूरी तरह से डर जाता है, और ये वापस जाने की सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो पटवारी हुआ करते थे, और जो इसके साथ साथ आपके इसके हेल्पर थे, बाकी जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने इसको जो है उकसाया कि भाई क्या है, तू यहाँ का जो है आपका मजिस्ट्रेट है, और तू अगर इस तरह से भाग जाएगा तो मतलब ये तो तेरा आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच गई है, तेरे को पूरी तरह से जो है क्या कर दिया है, बेइज्जत कर दिया, ये कर दिया, तो उसको उकसाते हैं लोग। ये हम ही लोग थे जो इसको उकसा रहे थे। क्यों? क्योंकि पटवारी आपके हिंदू थे। ठीक है, जो आपका जो दूसरा उसका हेल्पर था वो हिंदू था, तो उन्होंने उसको उकसाया कि भाई आपका तो आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच गई, यहाँ पे आप कैसे भाग रहे हो। और उसी गुस्से में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे गोलियां चलवा, और गोलियां चलवाने के बाद यहाँ पे दो भाई थे सगे, एक का नाम था खीमादेव और एक का नाम था गंगाराम। खीमादेव और गंगाराम की क्या हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक है, तो खीमाराम की डेथ हो गई, गंगाराम की डेथ हो गई, और एक बहादुर सिंह मेहरा था, और एक का नाम था चूड़ामणि। ठीक है, ये चूड़ामणि जो है बाद में आपके मारे जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, मारे जाते हैं, हॉस्पिटल मारे जाते हैं। तो ध्यान रखना, सर्ट खुमाण की जो क्रांति थी वो 5 सितंबर 1942 को हुई थी, और निहत्थे क्रांतिकारियों पर यहाँ पर फिर जॉनसन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, और इस लाठीचार्ज में सर्ट खुमाण के दो भाई खीमादेव और गंगाराम तथा बहादुर सिंह मेहरा और चूड़ामणि जैसे लोग मारे गए। अब यहाँ से आपका अल्मोड़ा के क्षेत्र से अंग्रेजों को ये तो लग गया कि भाई ये क्रांति जो है लगातार प्रसारित हो रही है, तो एक तरह से ये अंग्रेजों को बहुत कमजोर कर रही है ये सट की क्रांति। क्यों? क्योंकि लगातार लोग मर रहे थे, और लगातार जैसे जितने लोग मर रहे थे, जो सभा, अगर 1000 लोगों की सभा थी, और एक सभा में अगर 2 लोग 3 लोग मारे जा रहे हैं, तो अगली जो सभा होने वाली थी उसमें 2000 लोग इकट्ठे हो रहे थे। ये सालम में भी देखा गया, ये उसमें देघाट में भी देखा गया, और इस सर्ट में भी देखा गया। जैसे जैसे जो है आपका क्रांति का प्रसार हो रहा था, अंग्रेज हतोत्साहित होते जा रहे थे, अंग्रेज टूटते जा रहे थे, और इस घटना ने अंग्रेजों को तोड़ने का काम किया। अब यहाँ पे हमें सर्ट को लाना है फिर, और सर्ट की अगर हम भागीदारी देखते हैं, तो सर्ट की भागीदारी आज से नहीं थी आपकी, 5 सितंबर 1942 से नहीं थी। सर्ट की भागीदारी बहुत प्रारंभ से थी आपकी कुमाऊं के क्षेत्र में। यहाँ पे जितनी भी बैठकें हो रही थी इसी सर्ट के क्षेत्र में होती थी, अल्मोड़ा के सर्ट क्षेत्र में हो रही थी। इसी वजह से आपका महात्मा गांधी ने इसको कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी, कुमाऊं का बारदोली का। ठीक है, या इसको भारत का दूसरा बारदोली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा किसे दी जाती है, या कुमाऊं का बारदोली किसको दिया जाता है। ऑप्शन में आ जाएगा सर्ट, देघाट, सालम, गुजड़ू। ठीक है, तो कौन सी है आपकी, कुमाऊं का बारदोली सर्ट है। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली सर्ट है, भारत का दूसरा बारदोली है वो है सर्ट। अब भाई साहब मेरे को ये बताओ, ये सर्ट है क्या, ये बारदोली है क्या भला, कौन बताएगा मेरे को। रश्मि आप बताओ, रश्मि या अरविंद, अगर आप लोगों को पता है कि ये बारदोली इसको कह रहे हैं, बारदोली क्यों कह रहे हैं, बारदोली क्या है इसमें? महात्मा गांधी इसको बारदोली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बारदोली? तो बारदोली क्यों कह रहे हैं सर? वो हुआ था ना वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था जो गुजरात में, कब हुआ था? ये 2829 30 के बाद अधिक है सर। ये उसमें वो थे ना, क्या नाम है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति पटेल जी के सरदार वल्लभ भाई नेतृत्व पटेल। में। हाँ। तो वहाँ पे महिलाओं ने उन्हें मतलब पटेल की उपाधि भी दी। नहीं तो आंदोलन किस तरह का आंदोलन था, किस चीज के लिए हुआ था आंदोलन? किसानों के वसात, किसानों का, बिल्कुल सही कह रहे हो, किसानों के टैक्स माफी को लेकर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, एक्चुअली देखो
इस बच्चे ने बता दिया पूरा। एक्चुअली होता क्या है, बारडोली आपका गुजरात में है, ठीक है। बारडोली एक प्लेस है गुजरात में, और उस प्लेस में जो है आपका कृषकों से रिलेटेड, जो आपके फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स से रिलेटेड एक आपका कार्ड हुआ था, एक आपका आंदोलन हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात के बारडोली में। और उस बारडोली आंदोलन आपको नेतृत्व प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक्चुअली गांधी जी का आंदोलन था, गांधी जी को जाना था, लेकिन गांधी जी किसी कारणवश जो है इसमें नहीं जा पाए, और उन्होंने किसको भेज दिया? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जाएंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध इस बारडोली आंदोलन को करेंगे, तो इसमें इसको सपोर्ट मिलेगा सभी लोगों का, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होंगी। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से इस बारडोली में जो अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स को माफ कर दिया जाता है लगभग, ठीक है। और इसी वजह से जो है वहां की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल देती हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को जो टाइटल दिया गया था सरदार का, वो किसने दिया था? बारडोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। तो उसी बारडोली की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। क्यों? क्योंकि उस टाइम गुजरात जो है, बारडोली जो है, गुजरात का जो बारडोली है वो भी जो है मूवमेंट्स का, यानी आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ठीक है। इसलिए बारडोली कहा जाता है। तो बारडोली भी पढ़ लेना आज एग्जाम में, तो घर पे गूगल करके कि बारडोली था क्या। 1928 की घटना है बारडोली की। बारडोली आंदोलन 1928 गुजरात में हुआ था, और इस गुजरात आंदोलन में कृषकों के कर माफी से रिलेटेड आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस नेतृत्व के बाद जो है आपका कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा कर माफी की गई, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई महिलाओं के द्वारा। उसी बारडोली से कंपेयर किया था महात्मा गांधी ने किसको कुमाऊं के बारडोली को, इसीलिए कुमाऊं का बारडोली का, और भारत का दूसरा बारडोली का, एक 1928 की घटना है, एक 1942 की घटना हुई, ठीक है। ये हो गया एक का। अब 5 सितंबर को ये घटना हुई थी। यही रीजन है कि आज भी 5 सितंबर को इस सल्ट कुमाड़ के क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को आज भी याद किया जाता है इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से। भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग मारे गए थे यहाँ पे इस डेट में, उन लोगों को याद करने के लिए 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा हूं। देखो, अब कुमाऊं का बारडोली आया तो आपको गढ़वाल का बारडोली भी लाना है। ये थोड़ा सा आपका नया क्वेश्चन है, ये कई लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, लेकिन मैंने बता दें कि कुछ क्वेश्चन जो है जब आपके सामने आ जाते हैं तब जो है ये एग्जाम में जब पूछे जाते हैं, एग्जाम में तब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में जो है आपका एक पेपर हुआ था, वीडियो का पेपर। उस वीडियो के पेपर में पूछा गया था कि गढ़वाल का गढ़वाल का बारडोली था। उसमें 3-4 गढ़ों के नाम लिख दिए थे, गुजरूगढ़ और लंपुरगढ़, भैरवगढ़, 2-3 गढ़ और लिख लिए, देवलगढ़। और बच्चे परेशान हो गए कि इनमें से कौन सा था। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो है पावन गढ़ तो कौन पढ़ता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट गढ़ लगते हैं वही पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक गढ़ और निकल के आ रहा है जो है आपका गढ़वाल का बारडोली। देखो, बारडोली का मतलब है आपका केंद्र। किस चीज का केंद्र? आपका आंदोलन की क्रांति का केंद्र, जहां से आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यानी आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो है आपका क्या हो रहा है, लगातार क्रांति का प्रसार हो। तो यहीं से आपका पौड़ी जनपद में आपका एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गुजरूगढ़। अगर इस गुजरूगढ़ की लोकेशन में बताऊं तो ये गुजरूगढ़ जो है आपका धूमाकोट जो तहसील है आपकी, उस धूमाकोट तहसील के अंतर्गत पड़ता है। और इस धूमाकोट तहसील से जाते हैं किनगोड़ी धार। किनगोड़ आपने खाई होगी सब लोगों ने, नहीं भी खाई है तो खा लेना गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो किनगोड़ी, ये धूमाकोट जो तहसील है पौड़ी जनपद की, इस धूमाकोट तहसील का जो है आपका किनगोड़ी धार है, उस किनगोड़ी धार से लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात आपका 7,000 फीट की ऊंचाई पर 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आपका एक गढ़ है। ये 7,000 फीट का मतलब हो गया लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आपका एक गढ़ है। तो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है जो मैंने लिखा भी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि लोकेशन से आपको करना क्या है, वो कंफ्यूजन होगा। तो जो ये गुजरूगढ़ है, ये गुजरूगढ़ कहाँ है? आपको पौड़ी जनपद में। तहसील कौन सी होगी? धूमाकोट हो गई। और किनगोड़ी धार से लगभग 6 माइल्स की दूरी पर आपका स्थित है, और लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आपका एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था। अब सोचो कि 7 किलोमीटर पैदल चलना है। अब अंग्रेज जो है इस किरगुड़ी धार से 7 किलोमीटर पैदल जाके इन सत्याग्रहियों को पकड़ सकते थे? नहीं पकड़ सकते थे। इसी यही रीजन था कि इसको इसने इंटीरियर में बनाया गया। और ये जो गुजरूगढ़ था, इस गुजरूगढ़ में होता क्या था? इस गुजरूगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए जाते थे। भाई आप जैसे बच्चे, जैसे यहाँ पे अदिति है, ये काजल है, ये सुभाष है, और ये राहुल है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, रश्मि है, आप सारे छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है। आपको नहीं पता आपको आगे क्या करना है, तो
आपके दिमाग में क्या करना था, आपके दिमाग में कुछ चीजें डालनी थी कि बेटा देश के लिए कुछ करो, अंग्रेज बुरा कर रहे हैं, तो इन लोगों को इकट्ठा किया जाता था इस क्षेत्र में, इसमें इस बुजलुगढ़ में, और इस बुजलुगढ़ में उनको ट्रेनिंग दी जाती, इसकी सत्याग्रह कैसे करना है, यानी आंदोलन को मूवमेंट कैसे प्रदान करनी है, स्वयं सेवक, यानी जैसे कांग्रेस के जो स्वयं सेवक हैं, कांग्रेस के नहीं होते कार्यकर्ता जो होते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करना है, इस बंदे को जो है कांग्रेस में भर्ती करना है नहीं करना है, तो इस तरह की जो है जो भी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज यही भी की जाती थी, क्यों, क्योंकि कांग्रेस में डायरेक्ट सम्मिलित होना उस टाइम जो गुनाह था, ठीक है। अब इस दौर में क्या है, लोगों को कहां पे भर्ती किया जाता था कांग्रेस में या जन आंदोलन में, आपका इसी बुजलुगढ़ में, तो उत्पादन का केंद्र हुआ करता था, उत्पादन मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, उन लोगों को बनाया जाता था आंदोलनकारी, उत्पादन का केंद्र हो गया स्वयं सेवक और सत्याग्रहियों के, उनको भर्ती भी किया जाता था उस क्षेत्र, और इस बुजलुगढ़ में आपका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था आपका एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था राम प्रसाद नौटियाल। यहाँ पे शीशराम पोखरियाल का नाम ना भी याद रखो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि शीशराम पोखरियाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाला है, नहीं तो फिर तुम जो है इसको भी याद कर लोगे। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है किसका, राम प्रसाद नौटियाल का, और इसी राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा यहाँ पर इस बुजलुगढ़ में क्रांति को प्रसार किया गया था, ठीक है। जैसे वहां पे कौन सा आपका राम सिंह धूनी था, ठीक है, वहां पे आपका राम सिंह धूनी था, राम सिंह आजाद था, वैसे ही इस क्षेत्र में आपका एक बंदा था जिसका नाम था राम प्रसाद नौटियाल, और देखो नाम भी देख लो बिल्कुल सबके मैच कर रहे हैं, वहां पर से राम प्रसाद धूनी, यहाँ पे राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। तो राम प्रसाद नौटियाल था, और राम प्रसाद नौटियाल के साथ शीशराम पोखरियाल, ये यहाँ पे आंदोलन को क्या कर रहे थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। अगर लिंक टूटेगी 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद तो दोबारा वापस आना है, कई बच्चे नहीं आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट के बाद लिंक टूटेगी, दोबारा वापस आओगे। तो राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ, आपका आंदोलन को गति प्रदान की गई, इसके साथ शीशराम आपका था, शीशराम पोखरियाल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लगातार क्रांतिकारियों को तैयार किया जा रहा था। भूमिगत का मतलब है आपका इनविजिबल होते हुए, किसी को पता नहीं चल रहा था, चुपचाप तरीके से क्या कर रहे थे, क्रांति का प्रसार हो रहा था इस क्षेत्र से, बुजलुगढ़ से। और यही चीज जब अंग्रेजों को पता चली किसी मुखबिर के सहारे कि भाई बुजलुगढ़ में क्या हो रहा है, फलाना फलाना हो रहा है, वहां पे क्रांतिकारी तैयार किए जा रहे हैं, वहां पे भूमिगत आंदोलन किए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को जब मुखबिरों से एक खबर पता चली तो मुखबिरों अंग्रेजों ने क्या कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया, अंग्रेजों ने यहाँ पे धावा बोल दिया 1942 1942 में जब यहाँ पे धावा बोला गया तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने यहाँ के लोकलाइट्स जो लोग थे, गांव के लोग थे, इनको मारना शुरू कर दिया, इनको दबाना शुरू कर दिया, और इनसे पूछना शुरू कर दिया कि कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो क्या कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोगों को क्या कर रहे हैं, आपका देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने के लिए कह रहे हैं, उन लोगों का नाम बताएं, और उनको बहुत बुरी तरह से क्या कर रहे थे, मार रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे वो लोग बहुत सारे थे, एक का नाम था थान सिंह, एक का नाम था डबल सिंह, ठीक है, थान सिंह हो गया, डबल सिंह हो गया, गीताराम पोखरियाल हो गया, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे नहीं लगता ये नाम इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने स्लाइड में इसका नाम भी नहीं लिखा होगा। तो थान सिंह, डबल सिंह, छमाण सिंह, नाम भी देखो ना कैसे, थान सिंह, ठीक है, उसके बाद जो है आपका गीताराम पोखरियाल हो गया, छमवाड़ सिंह हो गया, डबल सिंह हो गया, ये लोग थे जो क्रांति को यहाँ पे क्या कर रहे थे, गति प्रदान कर रहे थे अंदर ही अंदर। और जैसे इन लोगों को पता चला कि हमारी वजह से जो है लोगों को मारा जा रहा है, तो ये लोग यहाँ से भाग निकले ताकि लोगों को जो है नुकसान ना हो। और ये लोग यहाँ से भागे, और ये लोग भाग के कहा गए, दिल्ली गए। दिल्ली में आपका एक बंदा था जिसका नाम था भैरव दत्त धूलिया। इस भैरव दत्त धूलिया का दिल्ली के करोल बाग में आपका एक घर था, एक बहुत बड़ी हवेली थी, उस हवेली में उनके ये सारे, ठीक है। तो भूमिगत आंदोलन के जो नेता थे यहाँ पे, चाहे वो आपका थान सिंह हो, चाहे डबल सिंह हो, चाहे छमाण सिंह हो, चाहे गीताराम पोखरियाल हो, ये सारे छिप गए दिल्ली के कहा, करोल बाग में भैरव दत्त धूलिया के घर में। लेकिन फिर मुखबरी होगी, और लगभग 2.5-3 महीने के बाद 8 नवंबर 1942 को ये वहां पर पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, और इनको कहा, बॉडी की जो लैंसडाउन जेल है उस लैंसडाउन जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था आपका बुजलुगढ़, गढ़वाल का बारडोली।
कुमाऊं को जालियांवाला बाग कांड भी कहते हैं ना। किसको? हाँ, ये सर्ट को कहते हैं ना। तो हाँ, तो अब हम यहाँ की अगर हम बात करते हैं बारदोली की, तो ये बारदोली हो गया आपका गढ़वाल का। ये बारदोली में मैंने बता दिया कि बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, मैं सब नामों को लिख के जो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने छमार सिंह, डबल सिंह, थान सिंह और कीराराम पोखरियाल जैसे लोगों का नाम नहीं लिखा। ध्यान रखना कि सत्याग्रहियों का जो ये दल था कहाँ गया, आपका भैरवदत्त धुलिया के पास गया, दिल्ली के करोल बाग में, और वहां पे ये रुके थे काफी टाइम रुकने के बाद। अगस्त सितंबर की घटना है और नवंबर में ये पकड़े जाते हैं। तो डेट लिखी है 8 नवंबर 1942, 1942, 8 ऑफ नवंबर 1942 को ये पकड़े जाते हैं और इनको पकड़ के लाया जाता है फिर कहा, इस पौड़ी में, और पौड़ी की जो लैंसडाउन जेल है उस लैंसडाउन जेल में इनको डाल दिया। अब आप लोगों को एक चीज तो यहाँ से समझ में आ गई होगी कि ये लोग जब अगस्त सितंबर में पकड़े, यहाँ से भागे, तो उसके बाद जो है जो बारदोली था यानी गढ़वाल का बारदोली जो कुछ करता है, इसमें आंदोलन मतलब ठप पड़ गया। अब यहाँ पे जब आंदोलन ठप पड़ा तो अब आंदोलन कहाँ शुरू हो गया? डांडा मंडी के क्षेत्र में शुरू हो गया। मतलब तब जब इन लोग कहाँ भूमिगत हो गए थे, दिल्ली में छिप गए थे, तब उस दौर में एक बंदा निकल के आता है डांडा मंडी के क्षेत्र में, पौड़ी जनपद में 1942 में ही अगस्त सितंबर के आसपास इनके गिरफ्तार होने के बाद, जिसका नाम था उमराव सिंह रावत। तो डांडा मंडी क्षेत्र का जो आंदोलन है, ये डांडा मंडी का आंदोलन पौड़ी जनपद में 1942 में ही शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति के दौरान आपका जैसे ही जो है गढ़वाल के बारदोली के लोग पकड़े जाते हैं, तब यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, गांव का नाम है आपका मटियाली गांव, ठीक है, मटियाली गांव का आपका जो स्कूल हुआ करता था आपका, उस स्कूल का मिडिल स्कूल जो था आपका, ये समझ लो उस स्कूल का प्रिंसिपल था ये उमराव सिंह रावत, ठीक है। तो मटियाली गांव का उमराव सिंह रावत जो है यहाँ पे क्या करता है, जो प्रिंसिपल था, देखो प्रिंसिपल यानी आपका अध्यापक था, टीचर था, तो लिखने का बहुत शौकीन था, और ये क्या करता था, कविताएं लिखता था, पोएट्री लिखता था, देश से रिलेटेड लोगों को स्वतंत्रता के लिए जो है, ताकि जो है क्या कर सके, कुछ कर सके, मतलब उनको जो है क्या करने, उनके अंदर देश के लिए कुछ जज्बा पैदा करने के लिए ये कविताएं लिखता था, और इसी कविताओं को ये अपने स्टूडेंट्स के पास भेज के घर घर पहुंचाता था, ठीक है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस टाइप की, कि ताकि जो है लोगों के मन में कुछ अपने देश को, देश के लिए करने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए जज्बा पैदा हो। तो इसलिए जो है आपका ये क्या किया, इस उमराव सिंह रावत ने डांडा मंडी के क्षेत्र से क्या किया, लगातार जो है पोएट्रीज लिखी, लगातार साहित्य लिखा, और इन पोएट्रीज और साहित्यों को जो है इसने अपने स्टूडेंट्स के क्या किया, लगातार जो है घर घर भेजा और क्रांति को प्रसार दिया। लेकिन मैंने बता दिया जब अंग्रेजों की कार्यवाही हुई, तो उस अंग्रेजों की कार्यवाही में फिर 8 अक्टूबर 1942 को, देखो उससे पहले, उनके पकड़े जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 1942 को उमराव सिंह रावत के साथ साथ आपका 2-3 लोग, एक आदित्य राम घुरपड़ी था, एक का नाम मायाराम पटवाल था, और इनके साथ साथ 42 लोग थे टोटल, उन लोगों को बंदी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे ज्यादा नाम याद मत रखना, मैंने बता दिया गढ़वाल का बारदोली में कुछ लोगों ने याद रख लो, और एक आपका करोल बाग में किसका आवास था जहां वो रुके थे, भैरवदत्त धुलिया का, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो राम प्रसाद नौटियाल आपका महत्वपूर्ण नाम है, उसके बाद भैरवदत्त धुलिया महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि पूछ सकता है कि जो दिल्ली का आवास था करोल बाग में, वो आवास किसका था, भैरवदत्त धुलिया का था। डांडा मंडी आंदोलन उमराव सिंह रावत याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये आपका क्या हो गया, एक सेक्शन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये 1942 का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, परमानंद हो गया, राम सिंह हो गया, बाल मुकुंद हो गया। अभी इस स्लाइड की कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था। देखो नीचे ऊपर एक वर्षा देवी है आपकी, ठीक है, राम गोपाल पाठक है, ये कुछ लोग थे जिन्होंने जो है 1857 की इसमें 1942 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में भाग लिया था। कुछ लोग ये हैं, ठीक है, पूरन सिंह बिष्ट है, हरक सिंह नेगी है, ठीक है, ऊपर जो है पदवंती देवी है, और उसके बाद जो है आपका चंचल सिंह है। ये कई नाम है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमें हर नाम याद नहीं रखना है, ठीक। तो देख लो शकल से लग रहा है सारे गांव वाले लोग हैं जिन्होंने गांव से क्रांति को प्रसारित किया, मतलब ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया है भारत के आपके आंदोलन में, खासकर असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों की लाठियां खाई हैं। तो ये था आपका एक। अब आपका जो थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन बचता है, मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, एक लिखा है लक्ष्मी आश्रम कौशानी और एक लिखा है पशुलोक आश्रम ऋषिकेश, ठीक है। तो देखो यार, जो ये लक्ष्मी आश्रम है कौशानी, ये गांधी जी जब उत्तराखंड आएंगे तो उसके उत्तराखंड आने के बाद की घटना है,
ठीक है, कि गांधी जी उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड आने के बाद कुछ लोगों को क्या करेंगे, आपका प्रोत्साहित करेंगे कुछ करने के लिए। और आप सभी लोगों को पता था कि गांधी जी की जो फैन फॉलोइंग थी वो आपकी केवल देश में नहीं थी, वो विदेश में। तो इनकी कई सारी शिष्याएं हैं जो विदेश की निकल के आती है, और इन्हीं में से यहाँ पे एक शिष्या ऐसी आएगी जो क्या करेगी, यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करेगी। किताबें पढ़ोगे तो ज्यादातर किताबों में इसकी जो डेट है लक्ष्मी आश्रम की, जो मैंने 1946 लिखी है, वो ज्यादातर किताबों में 1948 लिखी है। ठीक है, परीक्षावाणी में मुझे पता नहीं, अरविंद परीक्षावाणी में है ये लक्ष्मी आश्रम दिया हुआ? अरविंद लक्ष्मी, हाँ, तो ध्यान रखना, परीक्षावाणी में मुझे पता नहीं है डेट लिखी नहीं लिखी, लेकिन बाकी जो किताबें हैं, जिन किताबों को मैंने देखा है यहाँ पे, उन किताबों में इन्होंने जो डेट लिखी है कि लक्ष्मी आश्रम कब स्थापित हुआ था, इन्होंने लिखा है 1948। ठीक है, लेकिन लक्ष्मी आश्रम की जो आपकी वेबसाइट है खुद की, उस वेबसाइट को अगर आप देखते हो, वो दो लैंग्वेज में निकल के आती है, एक अंग्रेजी में निकल के आती है जिसमें उन्होंने डेट नहीं दी है, और एक आपका डेनिश, ये क्या इसका नाम, डेनमार्क जो है आपका, उस लैंग्वेज में निकल के आती है, जो भी है उसमें उन्होंने डेट लिखी है इसकी 1946। तो मैं उस डेट को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि लक्ष्मी आश्रम जो कौशानी में, यानी बागेश्वर जनपद का कौशानी है, उसमें आपका स्थित है, उसमें आपकी ये 1946 में बनी थी यूनिट लक्ष्मी आश्रम। कौसानी की अगर मैं बात करता हूं तो बागेश्वर जनपद का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, और गांधी जी ने इसको जो है उत्तराखंड का क्या कहा था, स्विट्जरलैंड कहा था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी ने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा, किसको कहा था, कौशानी को कहा था। तो गांधी जी जब 1929 में 1929 में जो है कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, तो कुमाऊं की यात्रा के दौरान यहाँ पर आपका 22 जून से 2 जुलाई तक रहे थे इस कौसानी में। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखते हुए इन्होंने यार किसका नाम दे दिया था, इसको भारत के स्विट्जरलैंड का नाम दे दिया था, कौसानी को। इस कौसानी का जो पुराना नाम है वो निकल के आता है बलना। बलमा मत कर देना, बलमा का मतलब कुछ और निकल, बलना। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम का जो पुराना नाम, सॉरी लक्ष्मी आश्रम नहीं, कौसानी का जो पुराना नाम निकल के आता है उसका नाम है बलना। कौसानी का प्राचीन नाम बलना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं गांधी जी से। ठीक है, होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि गांधी जी उत्तराखंड लगभग बताते हैं कि 6 से 7 बार आए थे, लगभग 6 बार आए थे गांधी जी उत्तराखंड। और जब उत्तराखंड आते हैं तो अपने अनुयायियों के साथ आते हैं, यानी उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको साथ लेके आते हैं। तो 1929 में आपका जब गांधी जी आएंगे तो कुमाऊं के क्षेत्र में रुकेंगे, उसके बाद उनकी कीर्ति को देखते हुए, उनके यश को देखते हुए, ब्रिटेन की एक लड़की थी जिसका नाम था कैथरीन मैरी हेलीमैन। ठीक है, ये जो है आपका ब्रिटेन से 1932 में जो है आपका भारत आती है, 1932 में भारत आती है और गांधी जी से मिलती है। और गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता था कि गांधी जी का लगातार अल्मोड़ा के क्षेत्र में आना जाना था, कुमाऊं के क्षेत्र में आना जाना था, उत्तराखंड के क्षेत्र में आना जाना था। यही कारण था कि गांधी जी ने इस लड़की को, जिसका नाम था कैथरीन मैरी हेलीमैन, ठीक है, इसको जो है अपनी शिष्या बनाया और इस अपनी शिष्या को भेज दिया अल्मोड़ा के क्षेत्र। अब जब ये अल्मोड़ा के क्षेत्र में आती है 1941-42 में, 1941-42 में आएगी ये आपका अल्मोड़ा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे अल्मोड़ा को अपनी कर्मस्थली बनाएगी। यानी अब इसने अल्मोड़ा में रहना शुरू कर दिया, और अल्मोड़ा में रहते हुए इसने क्या कर दिया, आपका इसको पकड़ा। उस टाइम अल्मोड़ा, कई किताबों में अल्मोड़ा में लिखा है कौशानी, क्यों, क्योंकि बागेश्वर जनपद पहले नहीं था, ध्यान रखना है, बागेश्वर जनपद अब बना है। तो किताबों में क्या लिखा है, अल्मोड़ा के कौशानी में। अब अगर आप कहते हो तो बागेश्वर का हो गया कौशानी। तो गांधी जी की शिष्या आपकी आती है कहाँ, अल्मोड़ा के क्षेत्र में 1941-42 में। और इस अल्मोड़ा से जो है कहा जाती है आपकी, इस कौशानी में जाएगी, और कौशानी में जाके क्या करेगी, आपका लोगों को क्या करेगी, आगे करने का काम करेगी, लोगों को जो है क्या करेगी, आपका एजुकेट करने का काम करेगी, खासकर लड़कियों को एजुकेट करने का काम करेगी, और इसको अपनी कर्मस्थली बनाएगी लक्ष्मी, यहाँ पे इसको कौशानी को। कौशानी में जब रहेगी ये, तो कौशानी में क्या करेगी, गांधी जी की जो विचारधारा थी, एक्चुअली गांधी जी एक नवीन शिक्षा पद्धति को जन्म देना चाहते थे जिसका नाम था नई तालीम। ठीक है, तालीम का मतलब क्या होता है, एजुकेशन। ठीक है, तो नई तालीम शिक्षा नीति अप्लाई करना चाहते थे, और उस शिक्षा नीति के तहत अपनी विचारधारा और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे थे। और उसी काम को आपका किया किसने, इस कैथरीन ने, इस मैग ने, इस कैथरीन मैरी हेलीमैन ने। इसने क्या किया, कौशानी के क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा को और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस नई तालीम वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना कर दी।
कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना कर दी और इसी कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल को लक्ष्मी आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम निकल के आते हैं इसके। इसको जो है आपका हिम दर्शन कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका लक्ष्मी आश्रम की जो कुटीर है, जो आपका मकान है, उस मकान को कहा जाता है हिम दर्शन कुटीर। क्यों? क्योंकि सामने जो है आपके बर्फ के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्कूल है आपका, ये जो बोर्डिंग स्कूल है, इस बोर्डिंग स्कूल में आपका क्या किया जाता है, जो आज भी है ये, ठीक है, आज जो पुराने जो बेचारे गांव के गरीब लड़कियां हैं, ठीक है, उन गरीब लड़कियों को यहाँ पे शिक्षित किया जाता है। जो महिलाएं आपकी विधवा हुई है कम उम्र में, जो लड़कियां विधवा हुई है कम उम्र में, विडो हो गई है, वो आपकी यहाँ पे क्या करती है, एजुकेशन लेती है। और एजुकेशन लेने के बाद साथ साथ में सिलाई बुनाई, खाना बनाना, ठीक है, और बाकी के जो काम होते हैं आपके, मशीन चलाना, इन सारी चीजों को सीखती है। तो यानी ये महिलाओं का क्या कर रहा है, सर्वांगीण विकास कर रहा है। यानी एजुकेशन के साथ साथ उनको उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए क्या कर रहा है, तरह तरह की चीजें सिखाने का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाए कभी फ्यूचर में कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपकी कौन थी, कैथरीन मेरी हेलिमैन थी। और ये वही कैथरीन मेरी हेलिमैन है जिसने अपना नाम जो है क्या रख लिया था अरविंद, इसने अपना नाम बताओ जरा। सरला बहन। सरला बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसने, देखो इंडिया से गांधी जी से इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई थी कि इसने अपना नाम ही बदलकर क्या रख लिया था, सरला बहन रख लिया। ठीक है, सरला बहन रख लिया था। तो ये सरला बहन आए या कैथरीन मेरी हेलिमैन आए या हेलिमैन लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये वही लेडी है जो ब्रिटेन की है और गांधी जी की शिष्या है। ठीक है, तो क्या करेगी ये, कौशानी में आपका एक कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना करेगी 1946 में, जिसको हम लक्ष्मी आश्रम कहेंगे। और इस लक्ष्मी आश्रम में नई तालीम शिक्षा नीति के अनुसार, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार महिलाओं को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इन लोगों को, महिलाओं को, बच्चों लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनको सिलाई बुनाई कताई और मशीन चलाने की जो है ट्रेनिंग देंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जन्माष्टमी के दिन जो है एक बहुत बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है इसी लक्ष्मी आश्रम। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम में जन्माष्टमी के दिन एक बहुत बड़ा मेला मनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखो, अब ये जो लक्ष्मी आश्रम की जो ओनर थी, जिसका नाम था आपका सरला देवी या सरला बहन या कैथरीन मेरी हेलिमैन, ये पर्यावरण से भी बहुत प्रेम करती थी, एनवायरमेंट से बहुत प्यार करती थी। और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल जो आपका प्रोटेक्शन था, जो संरक्षण था एनवायरमेंट को देने का, उसके लिए बड़ा काम कर रही थी। यही रीजन था कि इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण, एनवायरमेंट को जो है बचाने के लिए, ठीक है, या इको जो सिस्टम था, उस इको सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है अदिति, एनवायरमेंट, संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, पारिस्थितिकी का मतलब होता है इको सिस्टम, और संतुलन का मतलब क्या हो गया, बैलेंस। यानी इकोलॉजिकल जो बैलेंस था, उस इकोलॉजिकल बैलेंस को समझाने के लिए इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संरक्षण और विनाश। ठीक है, तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है, ये पुस्तक किसने लिखी है, ध्यान रखना। संरक्षण और विनाश नामक की जो ये पुस्तक है, ये आपका पर्यावरण संतुलन यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल बैलेंस को पे आधारित एक पुस्तक है, जिसको सरला बहन ने या कैथरीन मेरी हेलिमैन ने लिखा था। ठीक है, बाकी मैंने लिखा है यहाँ पे कमला और बसंती का अनुपम योगदान। एक्चुअली कमला और बसंती दो लोकेलाइट लड़कियां हैं जो इस लक्ष्मी आश्रम को जो है घर घर तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, ये कमला और बसंती देवी क्या करेंगी, घर घर जाके इस लक्ष्मी आश्रम के बारे में लोगों को बताएंगी और वहां से ये इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देंगी। इसीलिए आपका इनका नाम भी लिखा जाता है। जब भी लक्ष्मी आश्रम का आता है तो कमला बसंती का नाम सरला देवी के साथ जरूर आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी आंदोलन को शुरू करने के बाद उसको जो बंदा घर तक पहुंचा रहा है, हर घर तक पहुंचा रहा है, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एक बंदा था कुमाऊं परिषद का, जिसने जो है कुमाऊं परिषद को घर घर तक पहुंचाया था, और वो पूछूंगा मैं आपका किससे, विवेक से। कौन था वो जिसने आपका कुमाऊं परिषद को घर घर तक पहुंचाया था? बहुत बढ़िया। और बताओ कोई भाई साहब, ये नाम मैंने क्यों, कौन बताएगा बताओ? अरविंद लक्ष्मी शास्त्री। हाँ, और पूछा क्यों पता है, क्योंकि नाम लक्ष्मी आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, लक्ष्मी दत्त शास्त्री या लक्ष्मी शास्त्री था जिसने घर तक पहुंचाया था। देख लो, एक ही तीर से दो शिकार, खुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, हो गया ना। तो एक चीज को पकड़ने की कोशिश, इसका
ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई रिलेटेड नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर देना चाहिए कि यार लक्ष्मी कोई और भी आया था, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, कुमाऊं परिषद से रिलेटेड। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई यहीं से पता होना चाहिए, 1916 में हुई। कुमाऊं परिषद से रिलेटेड लोग कौन कौन से थे, बद्रीदत्त पांडे था, हरगोविंद पंत था, गोविंद वल्लभ पंत था, सारे नाम एकदम से आ जाने चाहिए। कहाँ कहाँ उनकी जो है आपकी बैठकें हुई थी, कहाँ कहाँ उनके सम्मेलन हुए थे, सेमिनार्स हुए थे, एकदम याद करना चाहिए आपको। ठीक है, तो चीजों को जोड़ना सीखो, मैं पहले भी बता रहा हूँ। पशुलोक आश्रम, ये अल्मोड़ा का है आपका पशुलोक आश्रम। एक सेकंड है, पशुलोक आश्रम अगर मैं बात करता हूँ तो ये पशुलोक आश्रम जो है फिर गांधी जी की एक शिष्या है जिसका नाम था आपका मैडलिन क्या ये स्लेड। ठीक है, मैडलिन स्लेड थी, ये भी आपकी ब्रिटेन की एक महिला थी और ये गांधी जी से बड़ी इंप्रेस हो गई थी, गांधी जी की शिष्या बनी और गांधी जी की शिष्या बनने के बाद इसने अपना नाम मीरा बहन रख दिया। ठीक है, और इस मीरा बहन ने ऋषिकेश के पास ही आपका पशुलोक है, ठीक है, श्यामपुर का नाम सुना होगा आपने, वहां पशुलोक है, उस पशुलोक आश्रम में एक कुटीर की स्थापना की, एक आपकी क्या बनाई, कुटिया बनाई, और उस कुटिया के माध्यम से इसने लोगों को जो है एजुकेट करना शुरू किया, जैसे गायों का संरक्षण करना शुरू किया। ठीक है, और जो एनिमल्स थे उन पे काम करना शुरू किया, जो गरीब लोग थे उन पे काम करना शुरू किया। तो ज्यादा कुछ इसके बारे में मिलता नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि पशुलोक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसका फाउंडर कौन था। ध्यान रखना, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी 1948 में आपका मीरा बहन ने। ये मीरा जो बहन थी ये गांधी जी की एक विदेशी शिष्या थी जिसका नाम आपका था मैडलिन स्लेड। ठीक है, इसका जो नाम था वो क्या था, इसका नाम मैडलिन स्लेड था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट है अरविंद? रश्मि जो भी है, जो इसका मतलब रश्मि अरविंद पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रश्मि अरविंद से पूछ रहा हूँ, ये बच्चों के नाम मेरे को इसलिए दिमाग में आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास में, इसलिए मैं इनका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी करो, आप लोगों के नाम भी आते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी डाउट लगता है, यहाँ पे आप कुछ भी पूछना है तो बताओ। अदिति, यहाँ तक कुछ डाउट है? ये तृप्ति, तृप्ति बोलनी, अरविंद कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, फिर मैं आगे की स्लाइड पे आ रहा हूँ। हाँ, आवाज नहीं, मेरा नेटवर्क नहीं है। कोई नहीं, एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके दोबारा आओ। नहीं, कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर कुछ पूछना है, अगर इन स्लाइडों से रिलेटेड कुछ तुम्हें डाउट है तो। सरला बहन तो कुछ और भी बोलते ना, उत्तराखंड की बहू क्या कहते हैं, मतलब पाकिस्तान की। हाँ, वो तो पाकिस्तान। आइरीन पंत है। आयरन पंत, हाँ, वो नहीं है। यहाँ पे इसको हेलीमैन के नाम से जाना जाता है। वैसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हेलीमैन के नाम से किसको जाना जाता है, या हाइलामाइन के नाम से किसको जाना जाता है, वो लक्ष्मी आश्रम, ये लक्ष्मी आश्रम वाली 1946 सही डेट है सर। 1946 ही है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। हाँ सही है, लेकिन किताबों में समस्या, मैंने बता दी ना कि किताबों में समस्या क्या है कि 1948 लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को। हाँ बताओ। पिछली बार भी तो आपने 1948 लिखवाया था, जब मतलब जनपद में पढ़ा था इसको। रश्मि, किसमें मैंने लिखा रखा है तुम लोगों को? नहीं तो जी सर, आपने जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था ना तो उसमें लिखवाया था। पिछली बातें छोड़ दो, पुरानी बातें छोड़ दो। पुरानी बातें जब मैं पढ़ाना उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था रश्मि, वो क्या था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उस टाइम मैं पता केवल पैसे के लिए पढ़ा रहा था। उस टाइम मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं डेटा कहाँ से ला रहा हूँ, उस टाइम मुझे जो किताबों में मिलता था मैं वो उठा लेता था। अब जो मैं स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों को, मैं ऐसी स्टडी नहीं करा रहा हूँ कि मैंने कोई किताब उठा ली मार्केट से और उस मार्केट से करूँ। मैं कोई भी चीज अगर ला रहा हूँ तो मैं ऑफिशियल अकाउंट से ला रहा हूँ। अगर लक्ष्मी आश्रम 1948 मैंने लिखाया होगा, उस टाइम मैंने किसी बुक से ही उठाया होगा, लेकिन अब मैं लक्ष्मी आश्रम की अगर साइट देखता हूँ, लक्ष्मी आश्रम की साइट में जाके देखो, उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1946 है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1948 होगा नहीं होगा, ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अगर जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर उसमें 1946 लिखा है तो मैं उसके अनुसार चलूंगा। डेट है, आप दोनों ऑब्लिक करके याद रखो, 1946 1948। अगर 1946 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1948 को क्लिक करोगे। ठीक है, क्योंकि पुरानी चीजें मैं बता रहा हूँ, पुराने डेटा का मैं आज की डेट में अगर मैं कोई डेटा दे रहा हूँ आपको, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कि अगर मेरे साथ अभी तुम हो तो मैं उसका एक एक वर्ड का गारंटी दे रहा हूँ कि वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिशियल। हाँ बताओ। 22 जून से 2 जुलाई तक गांधी जी आए थे। ईयर कौन सा था सर ये 1929 अभी आ रहा हूँ मैं, गांधी जी की यात्रा पे ही आ रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, वो गांधी, हाँ उसी पे आ रहा हूँ, उसी का। अब देखो थोड़ा सा हम एक रोल और है आपका, ये है आजाद हिंद फौज का रोल। ठीक है, आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के कितने लोग सम्मिलित थे,
और उत्तराखंड के कितने लोगों ने सम्मिलित होने के बाद यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे जान दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 2500 से 2600 लोग हैं, ठीक है, 2500 से 2600 लोग हैं जो उत्तराखंड से जो है इसमें आजाद हिंद फौज में जो है क्या करेंगे, आपका जाएंगे और यहाँ पे अपनी वीरता दिखाएंगे। तो देखो मैं आजाद हिंद फौज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। रीजन क्या है आजाद हिंद फौज के बारे में बात न करने का, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पढ़ें कि इसमें आपका जो क्या नाम है इसका, सुभाष चंद्र जो बोस थे उनका क्या रोल था, ठीक है, इसमें मोहन सिंह का क्या रोल था, ठीक है, इसमें जो है आपका एक बंदा और आता है रास बिहारी बोस, बोस नहीं रास बिहारी बोस, उसका क्या रोल था, ये चीजें आप खुद जाके घर में पढ़ोगे। अगर नहीं समझ में आएगी उसके बाद मेरे से, ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे अपना ये वाला टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज की अगर मैं बात करता हूं तो आजाद हिंद फौज आप सभी लोगों को पता है कि इसका आजाद हिंद फौज में जब भी हम नाम लेते हैं तो हमेशा सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस के दिमाग की उपज नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या किया था, आपका इसको जो है एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया था, इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, लेकिन नाम किसी और का था। वो नाम कौन था वो आप लोगों पे छोड़ रहा हूं मैं कि आप लोग पढ़ोगे, इसको मैं कल पूछूंगा, ठीक है। गढ़वाल, चलो कोई बात नहीं, तुमने बता दिया, मोहन सिंह के साथ और भी है आपका, ठीक है। आजाद हिंद फौज की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड से अगर मैं देखता हूं तो लगभग बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से लगभग 2500 से 2600, कितने 2500 से 2600 सैनिक थे आपके आजाद हिंद फौज में, जो आजाद हिंद फौज का लगभग 12% था, 12%, यानी उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गांव से जो बच्चे जा रहे थे, जो लड़के जा रहे थे नौजवान, वो लगभग कितने थे, 12% थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे, ठीक है। 12% का मतलब है लगभग 2500 से 2600, और इनमें से लगभग 600 लोग जो है आपके भिन्न भिन्न युद्धों में मारे गए, लगभग 600 लोग जो है भिन्न भिन्न युद्धों में मारे गए, शहीद हो गए। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में कुछ नहीं है करना है। जो आगे की जो चीजें आ रही हैं वो सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सारे फैक्ट हैं। जैसे ये जो आजाद हिंद फौज था, इसका जो है आपका एक जो है ट्रेनिंग सेंटर था, ट्रेनिंग स्कूल था, ये था आपका सिंगापुर, ठीक है। कहां पे था, सिंगापुर में था, और सिंगापुर में जो ट्रेनिंग सेंटर था, इस सिंगापुर में ट्रेनिंग सेंटर का जो हेड हुआ करता था उसका नाम था आपका कर्नल चंद्र सिंह नेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज का वो कौन सा लेफ्टिनेंट था जो सिंगापुर के प्रशिक्षण केंद्र का या ट्रेनिंग सेंटर का या ट्रेनिंग स्कूल का क्या था, कौन था, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी। कहा था, सिंगापुर का जो सेंटर था, उस सिंगापुर के सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर का ऑब्जर्वर था, उसका प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका मेजर देव सिंह दानू। ये देव सिंह दानू आपका इसका पर्सनल अंगरक्षक था, यानी पर्सनल असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं अंगरक्षक, ठीक है, ये अंगरक्षक था आपका मेजर देव सिंह दानू, ठीक। नेक्स्ट है आपका कर्नल बुद्धि सिंह रावत, ठीक है, देखो नाम से ही याद हो जाएगा आपको, बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि होगी उसी को मैं सलाहकार भी बनाऊंगा अपना, ठीक है। तो जो कर्नल आपका क्या नाम था, क्या नाम था इसका, बुद्धि सिंह आपका रावत था। ये कर्नल बुद्धि सिंह रावत क्या हुआ करता था, इसका पर्सनल आपका क्या था, सलाहकार था, निजी सलाहकार था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी बुद्धि से याद रखना कि जिसकी बुद्धि तेज होगी वही आपका सलाहकार भी व्यक्त होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक कर्नल का नाम लिखा है मैंने, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम है रतुड़ी, ठीक है, ये पीसी रतुड़ी है, पितृशरण रतुड़ी है। ये कर्नल पितृशरण रतुड़ी जो था आपका, ये वर्मा का जो कैंपेन हुआ था 1944 में, वर्मा की कैंपेन में इसने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई थी, ठीक है। वर्मा के साथ जो हमारा लगातार जो वर्मा को लेके युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में लगातार इसने 1944 में वीरता दिखाई थी, और इस वीरता से प्रभावित होकर आपका किसने, जो आपके खुद जो सुभाष चंद्र बोस थे, उस सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था सरदार ए जंग उपाधि, यानी टाइटल दिया था सरदार ए जंग का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नाम निकल के आते हैं, पद्म सिंह गुसाई, वीर चंद्र सिंह केसरी, ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह बागड़ी, ठीक है। ये आपके बहुत सारे लोग हैं आपका जिन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, अपना योगदान दिया था। कई लोग इसमें मारे भी गए थे, 6 के 600 लोग हम याद नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे से मोटे मोटे जो नाम याद रखने हैं वो 3 से 4 नाम है। एक आपका कर्नल चंद्र सिंह नेगी, जो सिंगापुर का जो आपका क्या था ट्रेनिंग सेंटर था उसका प्रमुख हुआ करता था। मेजर देव सिंह दानू, जो इसका पर्सनल असिस्टेंट यानी अंगरक्षक हुआ करता था। लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि सिंह रावत, निजी सलाहकार हो गया, जो इसको सलाह देता था, बुद्धि से याद रखोगे। कर्नल रतुड़ी, पितृशरण रतुड़ी, मेरा पूरा नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, नोट्स में मिल जाएगा आपको। कर्नल पितृशरण रतुड़ी आपका वर्मा कैंपेन में वीरता दिखाई थी, वर्मा का जो युद्ध था उसमें वीरता दिखाई थी, और इसको सरदार ए जंग की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बाकी नीचे जो नाम लिखे हैं उनको ना भी आप जरूर पूरी करनी है। बदन सिंह गुसाई, वीर चंद्र सिंह केसरी, ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह, ये वो लोग थे जो बेचारे समय समय पर जो है मारे गए। ठीक है, इनमें से एक नाम आपको जो याद रखना है वो आपको मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह केसरी। ठीक है, ये वीर चंद्र सिंह केसरी। अब मेरे को अरविंद आप बता सकते हो इस वीर चंद्र सिंह केसरी के बारे में क्या जानते हो? ये वो वहाँ का था ना सर, क्या हुआ गाँव? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या हुआ गाँव। आपने भेजा था ना ये उसे? नहीं, मैं तो क्या हुआ गाँव भेजा हुआ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, अब मतलब उसकी याद में कोई रामताल गार्डन में मेला बनाया जाता है। कब मनाया जाता है रश्मि? हाँ जी, क्या बोला आपने? मैंने कहा आपका वीर चंद्र सिंह केसरी के बारे में क्या जानता है? अच्छा, इसका जन्म ना 1 नवंबर 1920 को चक्राता का जो क्यावा गांव था वहां हुआ था। ठीक है, कौन बताएगा नेक्स्ट इसका? हाँ हेलो, नेक्स्ट कोई बच्चा है जिसको पता है? गार्डन है वहाँ जो भी है वो वहाँ पे मेला मनाया जाता है गार्डन या रामताल गार्डन है ना? हाँ, तो देखो इस लड़की ने बता दिया आपका वीर चंद्र सिंह केसरी के बारे में। देखो मैं आप लोगों को जो डेटा भेज रहा हूँ ना उस डेटा को पढ़ा जरूर करो। मैंने आपको ग्रुप में केवल इसलिए नहीं ऐड करा हुआ कि आप केवल यहाँ पे भीड़ बढ़ाने के लिए हो। अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ इसका मतलब है मैं पूछूंगा जरूर। ठीक है, अब देखो आ गया ना यहाँ पे वीर चंद्र सिंह केसरी का नाम। तो वीर चंद्र सिंह केसरी जो कि आपके कुमाऊं यहाँ पे चक्रोता के क्षेत्र के यानी जौनसार के क्षेत्र के एक बहुत बड़े वीर थे, जो आजाद हिंद फौज में आपका क्या थे, काम कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और ये इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1920 को। 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव है आपका, चक्रोता का क्यावा गांव, उसमें पैदा हुआ था। और उस क्यावा गांव से पैदा होने के बाद ये सेना में भर्ती हो गया, आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया। और आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के बाद आपका इसकी 3 मई 1945 को डेथ हो गई। ठीक है, 3 मई 1945 को इनकी डेथ हुई। और 3 मई 1945 को डेथ हुई का मतलब फांसी हुई, इनको अंग्रेजों की तरफ फांसी दे दी गई। और यही कारण है कि 3 मई को प्रति वर्ष आपका चक्राता के रामताल गार्डन में जो है चौलीथात क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला जो रामताल गार्डन है, उस रामताल गार्डन में इसका जो है एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वीर चंद्र सिंह केसरी मेला कब आयोजित किया जाता है? 3 मई। कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? चौलीथात यानी रामताल गार्डन में आयोजित किया जाता है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये टॉपिक मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट जब आएगा तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हम मेले जब लिखेंगे तो उन मेलों में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। हाँ, और कुछ यहाँ से स्लाइड से कुछ पूछना है? सर ये वर्मा है ना ये? हाँ वर्मा वो म्यांमार वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, म्यांमार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बर्मा कैंपेन या म्यांमार वाला जो कैंपेन है उस कैंपेन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब आपकी एक लास्ट स्लाइड है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। जैसे अभी सुसैन ने पूछा था कि सर महात्मा गांधी आपके कुमाऊं कब आए थे? ठीक है, तो अब देखो महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूँ, महात्मा गांधी की यात्रा मैं अलग से लिखा रहा हूँ आपको। इसके पीछे रीजन है कि इसमें आपका एग्जाम पूछा जाता है महात्मा गांधी की उत्तराखंड यात्रा है। तो अगर मोटा मोटा मैं देखूं कि महात्मा गांधी ने कितनी बार उत्तराखंड की यात्रा की, तो लगभग गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि 6 बार उत्तराखंड आए, जो कि मुझे हमें कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि गांधी जी की यात्राएं एक जगह नहीं थी, कई जगह थी और कई बार उत्तराखंड आए थे। लेकिन किताबें अगर लिख रही है कि 6 बार या 7 बार आए तो हमें उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो 1915 से 1915 से 1946 के बीच महात्मा गांधी कई बार उत्तराखंड आए, लगभग 6 बार उत्तराखंड आए। और 6 बार जब उत्तराखंड आए तो उनका उत्तराखंड आने का रीजन क्या था और क्या क्या उन्होंने काम किए, वो थोड़ा सा आपके क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले मैं गढ़वाल के क्षेत्र में आ रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी की जो पहली यात्रा होती है, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, पहली यात्रा कहाँ होगी? गढ़वाल में ही। ठीक है, तो गांधी जी की जो पहली यात्रा है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो मैंने रेड कलर में जो आपका डेटा दिख रहा है, जो आपको ज्यादा चमक रहा होगा, वो इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही करना है, बाकी आप करो ना करो वो डिपेंड करता है। तो गांधी जी की जो पहली यात्रा हुई थी वो हुई थी 5 अप्रैल 1915 को। ठीक है, और 5 अप्रैल 1915 को जब गांधी जी उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड में हरिद्वार आए थे। जब हरिद्वार में आए तो हरिद्वार में उस दौर में चल रहा था आपका कुंभ का मेला, और इस कुंभ के मेले में गंगा स्नान के बाद ये आपके वहां पे इन्होंने जो है गंगा स्नान के बाद जो है गुरुकुल कांगड़ी वगैरह के दर्शन करने के बाद जो आपका ये जहाँ पे आरती होती है आपकी, क्या नाम है इसका,
हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी है ना, हर की पैड़ी में आरती वारती करने के बाद ये जो है आपका ऋषिकेश आए और ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में आपके स्वर्ग आश्रम में बताया जाता है ये 3 से 4 दिन तक इन्होंने क्या किया था, स्टे किया था, ये रुके थे, क्योंकि इनको जो है जो अलग जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे इनको बड़ी शांति प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने साधना की थी स्वर्ग आश्रम। तो गांधी जी की जो पहली यात्रा, यही एग्जाम में पूछी जाती है कि गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा पर पहली बार कब आए थे। ठीक है, तो गांधी जी उत्तराखंड की पहली यात्रा पे या गढ़वाल की पहली यात्रा पे आए थे 5 अप्रैल 1915 को। 5 अप्रैल 1915 को हरिद्वार आए थे, इसलिए आए थे उनके मेले के अवसर पर आए। फिर ऋषिकेश गए, आपके स्वर्ग आश्रम गए। पहली लाइन तो ये हो गई आपकी, जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा कि किस मतलब किस किसके घर गए या क्या गए, कोई मतलब नहीं है, केवल डेट याद रखो 5 अप्रैल 1915 को आए थे कहाँ, गढ़वाल के क्षेत्र में। दूसरी बार जब ये आएंगे तो ये दूसरी बार आएंगे वर्ष 1916। वर्ष 1916 में इसकी डेट भी निकल के आती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको 1916 वाला। क्यों? क्योंकि 1916 में ये फिर हरिद्वार जब आएंगे तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में क्या करेंगे, एक आपका सेमिनार देंगे, बच्चों को एक जो है लेक्चर देंगे आपको। ठीक है, तो वर्ष 1916 में स्वामी जो श्रद्धानंद थे, उस श्रद्धानंद के कहने पर आपका क्या करते हैं, गुरुकुल के कांगड़ी के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उन लोगों को क्या करेगा, एक स्पीच देगा। ठीक है, और एक स्पीच के तहत देश के लिए कुछ करने के लिए बातें बताएंगे। दूसरी घटना आपकी कौन सी हुई, 1916 की हुई। ठीक है, प्रथम 19 अप्रैल 15 में आया था, अप्रैल में। दूसरी वर्ष 1916 में हरिद्वार में आ गया और स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर उसके बाद देखो एक लिखी है सितंबर की, ये सितंबर 1929 में मसूरी देहरादून में आता है। देहरादून में आपका जो कन्या गुरुकुल है उसका भ्रमण करता है। ठीक है, एमकेपी में भी आता है, महादेवी कन्या पाठशाला जो है उसमें भी आता है। आश्रम का नाम सुना होगा, उसमें पीपल का पेड़ लगाता है। छोटी चीजें हैं, इनको ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 1946 में मसूरी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले जो सेक्शन है आप ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फालतू का डेटा नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये याद रही थी उन्होंने की थी जो उत्तराखंड के गढ़वाल में की। तो चाहे अदिति हो, चाहे काजल हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, जिनको मैंने रेड उसमें फोकस किया है, फोकस आप उन्हीं को करोगे। बाकियों को कोई जरूरत नहीं है कि बाकियों पे आपको काम करना है, ये केवल हम अपनी सेफ्टी के लिखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया तो भाई हम प्रमाण के साथ हैं कि हाँ ये हुआ है। फालतू का डेटा मत इकट्ठा करना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 5 अप्रैल वाली डेट याद रखो और 1916 वाली डेट याद रखो, जब वो गुरुकुल कांगड़ी में क्या करेंगे, एक लेक्चर देंगे, बस, बाकी कुछ नहीं। कुमाऊं में आ रहा हूँ, देखो कुमाऊं की जो यात्रा की थी इसने 14 जून से इसी यात्रा से गांधी जी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बता तो ये जो मैंने ये आपका लिखा है बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल, खैरना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये रूट है जिस रूट से जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी की जो कुमाऊं की यात्रा थी वो 14 जून से शुरू हुई थी, और ये 14 जून की डेट पूछ रखी है इसने कि गांधी जी की कुमाऊं यात्रा किस डेट से प्रारंभ हुई थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जून से शुरू हुई थी, 14 जून 1929 से शुरू हुई थी और 2 जुलाई 1929 तक हुई। तो कुमाऊं की जो ये यात्रा है, इस कुमाऊं की यात्रा में गांधी जी की अगर मैं बात करता हूं तो इस गांधी जी ने क्या लिख दिया, ठीक है। तो कुमाऊं की जो ये यात्रा है 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 के बीच हुई थी, और इसका जो रूट था बरेली आया था, बरेली से हल्द्वानी, नैनीताल आएगा, खैरना आएगा। ठीक है, तो बरेली नैनीताल, जो बरेली से नैनीताल आएगा, नैनीताल से नैनीताल तक आएगा, तो पहले दिन जो आपका नैनीताल में रुकेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे खैरना में आएगा, खैरना के बाद अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में जाएगा, ताड़ी खेत में स्पीच देगा, उसमें जो है फिर रानी खेत जाएगा, अल्मोड़ा जाएगा, कौसानी जाएगा, और कौसानी जाके सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो कुमाऊं की यात्रा 14 जून से शुरू हुई थी, 2 जुलाई तक गई थी। अब इसने क्या क्या काम किया, अल्मोड़ा में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है ताकुला। ठीक है, ताकुला गांव में इसने एक मंदिर को जो है आपका मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, जिसका नाम था गांधी मंदिर। ताकुला का क्षेत्र का गांधी मंदिर, इसका इनॉग्रेशन किया था। ताड़ी खेत में एक स्कूल बनाया गया था 1921 में। ठीक है, उसका एनुअल फंक्शन हुआ करता था, वार्षिक उत्सव का मतलब होता है एनुअल फंक्शन, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 1921 वाला, क्यों? क्योंकि 1921 में आपको पता है कि भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था ये क्या असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, उसी असहयोग आंदोलन के दौरान ये स्कूल खोला गया था जिसका नाम था प्रेम विद्यालय।
और इस प्रेम विद्यालय में भाई साहब आएंगे और इसके जो है किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपका जो इसका क्या था एनुअल फंक्शन था उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ताड़ीखेत अल्मोड़ा के पास ही आपका स्थित। अल्मोड़ा में जब प्रॉपर अल्मोड़ा में भाई साहब आते हैं, आपका ये है लगभग 20 तारीख के बाद, 22 तारीख के बाद, 22 जून के बाद अल्मोड़ा में जब ये अपनी गाड़ी से लोगों को संबोधित कर रहे थे महात्मा गांधी, तो इनकी गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पदम सिंह, और पदम सिंह पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है गांधी जी की गाड़ी से और उनकी कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है पदम सिंह की। तो बताया जाता है कि गांधी जी की गाड़ी से जो ये बंदा घायल हो गया था जिसका नाम पदम सिंह था, इसकी मौत का गांधी जी को अपने जीवन पर्यंत जब तक वो जीते हैं इस जीवन पर्यंत उसको सदमा लगता है गांधी जी को कि मेरी वजह से, मेरी इस गाड़ी की वजह से और मेरी इस यात्रा की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली गई। अल्मोड़ा में ही भाई साहब जसोदा माई और एक साधु आकर थे, दोनों जो है आपके क्या थे, आपके साधु थे। ये जसोदा माई अलग थी और अंग्रेज साधु था एक जिसका नाम था रोनाल्ड निक्सन, इससे मिलता है महात्मा गांधी। ठीक है, बागेश्वर में जाएगा और बागेश्वर यानी जब कौसानी पहुंच जाएगा तो कौसानी से अब जो है बागेश्वर जाएगा, तो बागेश्वर में एक मंदिर का इनॉग्रेशन करेगा जिसका नाम था स्वराज। कोई एग्जाम में नहीं पूछ सकता इन पॉइंटों में से, चाहे वो तापुला का आपका गांधी मंदिर हो, चाहे वो आपका प्रेम विद्यालय हो, चाहे वो पदम सिंह हो, चाहे वो डोनाल्ड रिक्शन हो या फिर आपका स्वराज मंदिर, कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया। जो एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है वो है आपका कौसानी में श्रीमद भागवत गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखना। एक्चुअली गांधी जी, अगर मैं कहूँ कि गांधी जी अब जो है अपनी यात्रा जो 14 जून को शुरू कर रहे हैं, ये 14 जून की अगर यात्रा शुरू करते हैं, आपको जो डेट याद रखनी है वो 22 जून वाली याद रखनी है, 22 जून से 2 जुलाई। क्यों? क्योंकि 22 जून से 2 जुलाई के बीच में गांधी जी कहाँ रहे थे? कौसानी में रहे थे। कौसानी यानी जिसका नाम मैंने क्या बताया था, बलना बताया था, और ये कौसानी आपका किसमें है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। कौसानी में रुकते हैं जब गांधी जी, तो इस कौसानी में ये क्या करते हैं, अपने 12 दिवसीय प्रवास के दौरान जो ये 12 दिन रुकेंगे, इस 12 दिन में जिस कुटिया में ये रुकेंगे उसमें जो है श्रीमद भागवत गीता, आपको पता है एक पुस्तक है हमारी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस महत्वपूर्ण पुस्तक पर एक टीका लिखेंगे, यानी एक जो है राइटिंग लिखेंगे जिसको नाम दिया इन्होंने अनासक्ति योग टीका। ठीक है, और इस अनासक्ति योग टीका की अगर मैं बात करता हूँ, ये गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, तो गांधी जी की जो कुमाऊं की यात्रा है, इस कुमाऊं की यात्रा में जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजों में आपको केवल एक जो बाकी के फैक्ट है, अच्छी बात है अगर आप याद कर पाओ कि गांधी मंदिर का इनॉग्रेशन कब हुआ था, किसने किया था, या ये पूछ सकता है कि कुमाऊं की यात्रा के दौरान गांधी मंदिर का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, प्रेम विद्यालय के वार्षिक उत्सव में किसने भाग लिया था, या कौन सा व्यक्ति था तो गांधी जी की गाड़ी के नीचे आके मर गया था, जसोदा माई डोनाल्ड रिक्शन से कौन मिला था, बागेश्वर के स्वराज मंदिर का इनॉग्रेशन किसने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे लगता है ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। केवल आप इस स्लाइड में अगर मैं कहूँ आप केवल इस सेक्शन को छोड़ सकते हो बस, जिसको मैं हटा रहा हूँ ये वाला, इसको ना पढ़े, बाकी सब चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं इतने पे, और यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपकी यात्रा कुमाऊं की है 28 जून 1931 की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नैनीताल में इतिहास जो है फाइनली कवर कर लिया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता मैं बता दूंगा आपको, पत्रकारिता बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया जिसके बारे में हमें बात करनी थी। ठीक है, अब 2-3 चीजें हैं और जैसे टमता सुधारणी की सरोला ब्राह्मणता, तो ये क्या है आपकी जातीय प्रथा है। ठीक है, इनको मैं अलग से आपका एक दिन जो है 5-10 मिनट बैठ के जो है जातीय सभाएं क्या थी, ठीक है, जैसे एससीओ के लिए कुछ लोगों ने काम किया, शिल्पकार वर्ड आएगा, शिल्पकार सभा की बात करेंगे। ठीक है, या फिर सरोला ब्राह्मण सभा या ब्राह्मण सभा, सरोला सभा, इनकी बात मैं करूंगा, ये बात वाला बात है जब हम जातियों पे आएंगे। अभी हम इसको अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी मैं करूंगा तो फिर भी कहने का रोल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, कुमाऊं की यात्रा होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो बिल्कुल बेशक पूछ सकता है मेरे से। यही पे मैं क्लास खत्म भी कर रहा हूँ, बाकी तक कल मिलते हैं। तो पशु लोग क्या है? यार पशुओं का पशुओं का है, ठीक है, उसका पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना, श्यामपुर के पास जो है, मतलब यहाँ पे जो है आपने सुना होगा कि जो पशु वालों का है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पशु लोग जो है वहाँ पे बैठने
ट्रेवल से रिलेटेड जो चीज होती है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये साथ में जो है वहां पे क्या किया था, जो वो सेक्स सीमेंट जो होता है, वो पशुओं का जो सीमेंट होता है उससे रिलेटेड जो वो होता है, हाँ पैरों का जो है, उसको जो है क्या किया था, हाँ प्रिजर्व करने का काम करते हैं वहाँ पे एक यूनिट बनी है आपकी वेटरनरी से। ठीक है, वो तो खैर बाद वाली बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम संस्थानों की बात करेंगे, जब ऋषिकेश में आऊंगा मैं पशु। लेकिन यहाँ सर पे होटल सिवाय में होता था ना, होटल पसंद मसूरी कौन गांधी जी आया था स्पेशल शिवाय होटल गांधी जी एक्चुअली मसूरी में जब आप कहा जाते हो केम्प्टी कॉल की तरफ जाते हो ना, तो मसूरी वाला जो केम्प्टी कॉल वाला रूट है, उसी में आपका जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन आता है, लाइब्रेरी के पीछे ही आपका शिवाय होटल। उस टाइम का सबसे बड़ा होटल ही वही हुआ करता था, शिवाय होटल। अब तो खैर आपका कौन सा हो गया, जेपी हो गया है, अदरवाइज अच्छा आ रहा है। हाँ वो तो सब योग वो कराता था ना, योग भी डाल। अच्छा अब नहीं आ सकता। आप एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल, ये होटल जो है लगभग ये समझ लो कि 13, अब तो मसूरी में एक से होटल है, लेकिन उस दौर का सबसे पुराना होटल था। आपने मूवीज देखी, कई मूवीज आई हैं आपकी, जैसे मैं अगर मूवी की बात करूं, आपकी एक अजय देवगन की मूवी आई थी, शिवाय मूवी आई थी, एक आई थी ना, हाँ, उसमें भी उस होटल के बारे में थोड़ा सा है, उस होटल की शूटिंग है। एक उसकी अनिल कपूर की एक मूवी आई थी उसकी प्रीति जिंटा के साथ, वो मूवी उसकी शूटिंग की पूरी शिवाय होटल में की है। अब होटल है, स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, सेलिब्रिटीज की होटल ने, जिन्हें भी ले ली है, जिसको उत्तराखंड का देहरादून का मसूरी का 5 स्टार उसमें अब जर्नी होती है। शिवाय होटल में आप ऐड कर सकते हो उसमें कि आपका कहाँ पे रुके थे, शिवाय होटल में रुके थे, लेकिन बोलता है यार ऐसे क्वेश्चन पूछना क्यों, क्योंकि बंदा 5-6 दिन रह रहा है, अब तो 50 जगह रुकता है, आप हर जगह का नाम थोड़ी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि मसूरी के शिवाय होटल में आपके रुके थे। यहाँ से बना सकती हो है ना, हाँ ये गुजराती भाषा में लिखी थी ना उसने शायद से, गुजराती में लिखी है, लेकिन गए हो कभी वहां पे, जाना कभी, बहुत मतलब जो एक्चुअली अनासक्ति योग टीका जो है आपकी गांधी जी की, ठीक है, वो अगर उस आश्रम में कभी जाओ तो गांधी जी के हैंड रिटन जो लेटर्स हैं वो तक लिखे रखे गए हैं वहाँ पे। हम गए एक्चुअली वहाँ पे, जब मैं अल्मोड़ा में जो है रिसर्च कर रहा था GBPIHED में, तो हम लोग अक्सर जाया करते थे अनासक्ति, ठीक है। एक आपने टीका, एक वो भी है वहाँ पे आरती लिखी हुई भारद्वाज में, वैष्णव जनते करके जो है एक टीका भी लिखी है, बहुत अच्छी टीका है, बहुत अच्छा जो है आपका क्या है, एक आराधना है, वो भी लिखी है। गांधी जी के जीवन से रिलेटेड, गांधी जी की जीवनी से रिलेटेड एक एक चीजें वहाँ पे, गांधी जी का परिवार किस तरह से बढ़ा, ठीक है, पूरा उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा आपका जो है जो वो पेड़ है, ठीक है, ये किस तरह से ऊपर पाथा और किस तरह से जो है वो था, गांधी जी से रिलेटेड जो चीजें हैं जो उन्होंने यूज की थी वो सारी संरक्षित की गई वहाँ, ठीक है। तो उसी से जो है आपका गांधी जी का जो कौशानी आश्रम निकल के आता है, इसीलिए बाद में गांधी जी का जो जिस बंगले में रुका था उस इसका नाम ध्यान रखो, ताकि आपका सब आप जो समझाने वाली आप कल टेस्ट नहीं है, सब जगह तुम्हारे टेस्ट लेके तो चुका हूँ सोमवार को कर नहीं दूंगा टेस्ट, क्योंकि एक टेस्ट में हमारा सोमवार को ऑलरेडी खराब हो गया। कल मैं चाह रहा हूँ कि जो एक बचा वो सेक्शन है पूरा खत्म कर देते हैं, ताकि मैं मंडे से आपको एक नया, इसका मतलब ये नहीं कि शनिवार टेस्ट में शनिवार को ही लूंगा आपका, ऐसा नहीं है, शनिवार को नहीं लूंगा, इसी हफ्ते नेक्स्ट मंडे से लेके मैं फ्राइडे के बीच में कभी भी टेस्ट ले लूंगा, उस दिन मैं क्लास के साथ ही दूंगा आपका, ज्यादा क्वेश्चन ना भी दूं, मैं आपको 40 क्वेश्चन दूंगा, 30 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन जब दूंगा जरूर क्लास के साथ दूंगा। पहले 45 मिनट पहले सेशन में हम पढ़ेंगे, 40 मिनट में जो बाद का सेशन होगा उसमें क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, या पहले में टेस्ट ले लेंगे, दूसरे में पढ़ लेंगे। क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस बार, इस वीक में क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक सोमवार टेस्ट की वजह से जा चुका है, शनिवार को बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, ठीक है। तो कल मैं आपकी क्लास ही दूंगा, पत्रकारिता की बात करेंगे। जो गांधी जी ने ना कौसानी को वो भारत का स्विट्जरलैंड नहीं कहा, हाँ कहा, तो वो यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी, पत्रिका, वो गांधी जी की जो पत्रिका थी यंग इंडिया पत्रिका, उस यंग इंडिया पत्रिका में ही गांधी जी ने कौशानी को अपना, ये जो कौशानी था इसको भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी। कई सारी चीजें रश्मि, कई सारी चीजें जो मतलब छूट जाती है पढ़ाते पढ़ाते, इसीलिए तो कहता हूँ कि नोट्सों में क्वेश्चन देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं लिखा रहा हूँ कम लिखा रहा हूँ, बहुत
डेटा हो, लेकिन थोड़ा सा पेपर खंगालने की कोशिश करो ना तो पेपर का पैटर्न भी समझ में आएगा। अब जैसे अरविंद ने तो एक चीज बताई कि सर होटल कौन सा था, सिवाय होटल था, बिल्कुल सही बोला उसने। आप कह रहे हो कि कौन सी पत्रिका थी, यंग इंडिया पत्रिका थी। तो ये चीजें जो है आपको खुद भी ऐड करनी है, जो चीजें आपको मिल रही है उनको भी ऐड करते रहो साथ साथ में, वो बहुत अच्छी चीज है कि आप, हाँ, जो चीजें नहीं वो मुझे अच्छा लगता है कि आप कम से कम क्लास में बता देते हो ताकि बच्चे के दिमाग में रहे। जो समझदार बच्चा होगा मुझे पता है उसने पक्का जो है साथ में एक कॉपी। कुछ मूर्ख ऐसे होंगे जिनका केवल मोबाइल ऑन हो जाता है और मोबाइल उन्होंने सामने फंसा दिया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये लगता है कि हमारे हाथ फ्री हो, साथ साथ में जो है चैटिंग भी चलती रहे। कुछ कई होंगे, मैं बता रहा हूँ, आप 14 हो 15 हो या फिर इन 14 में से 5-6 ऐसे होंगे जिनके हाथ जो है क्या चलाते रहते हैं, इसी बीच में किसी का मैसेज आया, मैसेज टाइप करो। लेकिन कई बच्चे, एक आध बच्चा या दो तीन 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 से चार बच्चे शायद ऐसे होंगे जो अपने हाथ में पेन और कॉपी भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि कई चीजें साथ में ऐसी बता देता हूँ जो मैं आपकी स्लाइड में नहीं लिखता, या आप सभी लोगों को पता है कि मैं स्लाइड में नहीं लिखता हूँ कुछ चीजें, और वो आपको एग्जाम में दिखती है सभी बार। तो जो समझदार होता है ना वो पेन और कॉपी जरूर लेके रखता है, लेकिन बाकी जो टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं उनका टाइम पास तो उनका टाइम पास ही होगा। ये बात मेरी गौर कर लेना कि अब सिलेक्शन ऐसे नहीं होते। अब सिलेक्शन के लिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ, एक से एक धुरंधर बैठे पड़े हैं। अरविंद को पूछो, इस रश्मि को पूछो, जिनकी इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी। तो खुद सोच सकते हो कि तुम कितने पानी में हो। कोचिंग करके मैं तुम्हें कोई घुट्टी तो पिला नहीं पाऊंगा कि मैं तुम्हें कोई सिरप पिला ले बेटा पी ले तो मेरा सिलेक्शन मैं नहीं कराऊंगा, आपका सिलेक्शन आप खुद कराओगे। ये कोचिंग में जो नाम लिखते हैं ना कि प्रयाग ने इतने IAS निकाले और प्रयास ने इतने IAS निकाले, होप ने इतने IAS निकाले, इतने BCS निकाले, सब झूठ। किसी का बस का नहीं है IAS। जो बंदा निकलता है ना खुद की मेहनत से निकलता है। अगर वो निकाल तो सारे निकाल, सारे निकाल। मैं क्या करूं? जाने हाँ है, मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ, मैं बता रहा हूँ ये बेवकूफ बनाते हैं जो दिल्ली में इलाहाबाद में जो कोचिंग कर रहे हैं वो मतलब कि वो यहाँ पे जो है वो चपरास नहीं कर, देखो वो अपना हुनर है आपका। मैंने बता दिया ना कि हम नहीं बन पाए, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बना भी देते हैं कहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो क्रेडिट ले जाते हैं ना कि हमारी वजह से बना कुछ नहीं, आपका घर का माहौल, ठीक है, और आपकी मेहनत है जो जिसको बनाती है। हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सिलेक्शन हुआ, ये नहीं हुआ, भैया घर में तुमने 50 कलेश कर रखे, दिमाग में तुम्हारा 50 कच 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 पीछे से लगे पड़े। कोचिंग बच्चा ज्वाइन करता नहीं है, मतलब बच्चा पेट से बाहर निकला नहीं और उसको बोल दिया नहीं ये तो चल ही नहीं रहा। भैया टाइम चाहिए होता है हर चीज के लिए, ठीक है। और एक आपका ये है ना, ये इसको खाली रखो, ये देख रहे हो ये सारे खत्म हो गए बाल, ये केवल टेंशन ले लेके खत्म हो रहे हैं। पढ़ाई को टेंशन में मत पढ़ना। जो गलतियां हमने की ना कि हम लोड लेके पढ़ रहे थे, लोड लेके मत पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो। अरे यार कुछ नहीं है, नहीं होगा एक भी सिलेक्शन तो दूसरे में होगा, ये लेके चलो, तुम्हारा भली सिलेक्शन मिलेगा। भली तो नहीं होगा लेकिन जब भी एग्जाम होगा तब जरूर होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होने के साथ खुद पे ट्रस्ट रखना है। ये नहीं है कि अमित पढ़ाएगा या सुशील सर पढ़ाएंगे या